वालेकुम। एक्चुअली आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करना चाहेंगे ना, वो है कि सर्जरी और एनेस्थीसिया का आपस में को रिलेशन किस तरह होता है, और आपको जब वहाँ पर सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस होंगे उसमें कोई ना कोई एक सर्जरी साथ होगी। ठीक है, ये दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं वाइवे में, और प्रैक्टिकली भी जो आप लोगों को चीज़ें फेस होती हैं। इवन देखें, एक जहन में रखें, एक और मैं आप लोगों को बात बताना चाहूँगा जो कि एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है कि लोग जो हैं वो रिटर्न वाइवा एमसीक्यूज को सेपरेट करते हैं। हालांकि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप वही चीज़ वाइवे में आप जबानी भी बता सकते हैं, वही चीज़ आप लिख भी सकते हैं। उसी चीज़ की इंटरप्रिटेशन के ज़रिए आप जो है वो एमसीक्यूज भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं एक बहुत ही आसान सी सर्जरी से शुरू करता हूँ कि एक आपको डाटा ये मिला है एक लम्हे, क्योंकि आज हमारा फोकस जो है ना वो पेशेंट की आइडेंटिटी पे कम होगा। वो मैं ये कोशिश करूंगा कि स्पेसिफिक सर्जरीज किन किन एज ग्रुप में ज़्यादा होती है। लेकिन हम पहली सर्जरी जिसको नज़र मारेंगे वो है अपेंडिसेक्टमी। ठीक है, तो कौन बताना पसंद करेगा कि अपेंडिसेक्टमी से रिलेटेड आपको क्या क्या बातों का पता होना चाहिए? कौन बताएगा? सर मैं बताऊँ मतलब जी बताओ। आई ट्राई। जी जी बताओ। अपेंडिसेक्टमी से रिलेटेड सर हमें जो जनरल इंफॉर्मेशन है उसमें पेशेंट की डेमोग्राफिक्स का पता होना चाहिए मैंने विच तो आपको इंक्लूड्स। सुनो सुनो, मैंने आपको, आपने मेरी बात शायद सुनी नहीं है। फोकस ओनली ऑन सर्जरी। हम पेशेंट की डेमो, ऑल पेशेंट राइट के बारे सर। में सब गुफ्तगू ही नहीं कर रहे। ओके सर, सर्जरी से रिलेटेड सर्जरी में हम जो है वो इसमें नेचर या ऑनसेट ऑफ डिजीज का इसमें हमें पता होना एक इम्पॉर्टेंट कंसर्न है कि कितना अरसा हो गया, इफ इट्स परफोरेटेड और सिंपल एक्यूट अपेंडिसाइटिस। दूसरी चीज इसके अंदर जो है इसके अंदर अर्जेंसी ऑफ सर्जरी जो है उसका हमें पता होना चाहिए। एक अर्जेंसी हो और गई, डिजीज जी सर, की कोर्स हो गई, अर्जेंसी है, डिजीज है, सर्जिकल और डिजीज इफ इट्स सिंपल और परफोरेटेड। इसके अलावा सर परफोरेटेड। इसका हमारे पास सिर्फ सर्जिकल सिंपल और, प्लान जो है। एक मिनट, एक मिनट, सिर्फ सिंपल और परफोरेटेड होती है, कोई और भी एक चीज होती है? एक दो चीजें और भी सर होती इसके हैं। अंदर एक एक और मैस भी होता है। मैस, मैस होता है। आई डोंट ठीक है, रिमेम्बर एग्जैक्टली नेम क्या है, कि वो अपेंडिकुलर एनक्लोज मैस। होती है विद इन एक मिनट, अपेंडिकुलर मैस। अपेंडिकुलर मैस हो सकता है। क्या आप मुझे बताइए कि ट्यूमर नहीं हो सकता? हो अपेंडिकुलर सकता है, नहीं बिल्कुल हो राइट है। सकता? अच्छा, उसके बाद एक और चीज, क्या रॉन्ग डायग्नोसिस नहीं हो सकता? बिल्कुल सर हो सकता स्पेशली अगर फीमेल हो तो फीमेल के अंदर है। यस, क्या दूसरी कोई प्रॉब्लम्स हो सकती? एक्टोपिक प्रेगनेंसी रूल आउट करना अगर वो मैरिड है तो। अच्छा, ये क्योंकि एक बिल्कुल मेरा फर्स्ट हैंड है, मेरी अपनी छोटी बहन वाज अबाउट टू बी ऑपरेटेड फॉर, उन्होंने क्लिनिकली डायग्नोसिस बना दिया कि जी वो पेंडिकुलर मैस बना हुआ है। और कैन यू बिलीव दिस, वो क्या था? सोचें जरा, क्या हो सकती है चीज़? अब है, आप अगर जवाब दे दें तो मैं बहुत खुश हूँगा। सोचिए जरा, एक तो आपने मैथ्स बता सर दिया, एक मैरिड थी अनमैरिड थी? नहीं नहीं, अनमैरिड, शी वाज ओनली 15 16। सर इट कैन बी एनीथिंग रिलेटेड टू यूरिटर और यूरेटर तक तो पहुंच गए हो यार, पेल्विक किडनी थी। पेल्विक थी तो सिस्ट हो सकती है, मतलब इट कैन बी एनीथिंग। अब आपने इतना नहीं 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 वास्ट नहीं, जो है नहीं नहीं नहीं, मतलब देखो, पेल्विक किडनी जो है वो एक एंटिटी है। ठीक है ना? जी सर। जो है ना, ये एक डेवलपमेंटल होती है कि किडनीज जो हैं वो अपनी जगह के बजाय, किडनीज जो हैं वो नीचे बनती हैं और ऊपर जाती हैं। और एक जी सर। और चीज़ है जो ऊपर बनती है और नीचे जाती है, वो कौन सी होती है? टेस्टिस है मेल्स में। वेरी गुड, ठीक है। इसलिए इसका जो रूट वैल्यू है वो T10 होता है। और बाय द वे, वो एब्डोमेन से नीचे क्यों जाती है टेस्टिस? क्यों सर इसकी? टेम्परेचर, उसके फंक्शन के लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है उसके टेम्परेचर, लिए। वो टेम्परेचर कहाँ से कंट्रोल होता है? किस चीज़, कौन सी चीज़ होती है जो उसके टेम्परेचर को कंट्रोल करती है? स्क्रोटल स्किन थ्रू इवेपोरेशन। नहीं, वो डार्टोस मसल, वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होता है। ठीक है, ये जस्ट एक ये एक कॉन्सेप्चुअल बात आ गई। और जहन में रखें बात के, वैसे जितने भी पेरिनियल प्रोसीजर्स होते हैं वो आपके हो सकते हैं, मतलब लाइक ये कि सैडल ब्लॉक में। लेकिन दो प्रोसीजर्स के लिए आप ना भूलिएगा, दोनों की ही रूट वैल्यू 10 है। एक प्रोसीजर तो टेस्टिकुलर टॉर्जन हो गई, ठीक है, और एक प्रोसीजर और होता है जो है तो पेरिनियल, लेकिन उसकी रूट वैल्यू T10 तक चाहिए होती है। कुछ जहन में आती है वो कौन सा प्रोसीजर होगा? मेल्स में होता है। ऑर्किडेक्टमी होगी सर। नहीं, वो तो ऑर्किडेक्टमी तो टेस्टिकुलर हो गया ना।
सोचो जरा। देखो, सर्जरी वो हो रही है पेल्विस में, वो सॉरी पेरिनियम में, लेकिन उसकी रूट वैल्यू T10 है। सर एनल फिस्टुला हो सकता है अगर उसके अपर एनल इन्वॉल्वमेंट हो फिस्टुला, तो। नहीं, एनल फिस्टुला के अंदर तो वो तो पेरिनियल होता है। TURP। ठीक है। ठीक TURP के अंदर बाय द वे T10 क्यों चाहिए होता है? किसी को पता है? है। रेफर्ड पेन सर जो कॉमन डर्मेटोम होते हैं उसके लिए। क्या मतलब? नहीं नहीं नहीं, रेफर्ड पेन कहाँ से नहीं आ सर गया? वाइल्ड गैस है कि जो शेयर्ड इनर्वेशन होती है नो उसके लिए। नो नो नो, सोचो जरा। ब्लैडर ब्लैडर की डिस्टेंशन हो सकती है। बिल्कुल सर हो सकती है ठीक है, ब्लैडर की वजह से। ब्लैडर की डिस्टेंशन की वजह से होता है। ठीक है। अदरवाइज अभी भी अगर भी अभी भी अगर कोई एक्सपर्ट सर्जन हो तो वो कर सकता है सैडल ब्लॉक में। इसलिए जो पुराने एनेस्थेटिस्ट हैं, जब हम लोगों ने ट्रेनिंग शुरू की थी तो वहां पर जो सीनियर सीनियर होते थे एनेस्थेटिस्ट, वो कभी भी स्पाइनल नहीं लगाते थे, वो सिर्फ सैडल में करा देते थे। ठीक है। तो ओके, कमिंग बैक टू व्हाट वी वर डिस्कसिंग कि अपेंडिसेक्टमी परफोरेटेड है, मैस है, फीमेल के बारे में हमने बात कर ली। और सोचो कोई बात ज़हन में आती है? जी सर सर्जिकल प्लान जो है उसका पता होना चाहिए इफ इट्स गोइंग टू बी ओपन और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। लैप्रोस्कोपिक वर्सेस ओपन। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट बात हो गई। अच्छा, अब आपने बताया था कि ये हिस्ट्री इंपॉर्टेंट होती है, कि कितनी देर की हिस्ट्री है। तो देर की हिस्ट्री से या कोई और चीज़ होगी जिससे आपकी आपकी एनेस्थीसिया की मैनेजमेंट पे इफेक्ट पड़ेगा, या आपको उसका ख्याल रखना पड़ेगा किसी चीज़ का? सर उसमें यह हो सकता है कि अगर प्रोलॉन्ग वॉमिटिंग रही है वॉमिटिंग, और हाई वेरी ग्रेड गुड। फीवर रहा है लंबा अरसा तो फीवर से भी डिहाइड्रेशन होती है वॉमिटिंग की वजह नौजिया, से भी वेरी डिहाइड्रेशन भी गुड। होगी। नौजिया वॉमिटिंग की अल्कलोसिस वजह से, होगी। नौजिया वॉमिटिंग की वजह से आपको इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस और डिहाइड्रेशन वाला आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया और डिहाइड्रेशन हो गई। वेरी गुड। अगर परफोरेशन हो गई है, तो परफोरेशन में अब आपके दिमाग में कौन सा प्लान आ जाना चाहिए कि ये भी आपको ज़रूरत पड़ेगी? वो क्या चीज़ है? सर उसके अंदर यह होगा कि इंसिजन बड़ी हो सकती है हमारे जो है फ्लूइड शिफ्ट ज्यादा होंगे सर्जिकल नहीं, मैनिपुलेशन ज्यादा होगी। ये आप सर्जरी की तरफ चले गए हो। ये मैं आप अब आप इस वक्त जो क्वेश्चन है हमारे लिए रिलेटेड है। आप बता, सोचो जरा, सोचोगे तो समझ आ जाएगा। सर सवाल क्या है कि अगर पेरिटोनाइटिस है तो एनेस्थीसिया में क्या फर्क पड़ेगा। मतलब परफोरेशन हो गई है, तो परफोरेशन में एनेस्थीसिया से आपके दिमाग में सर क्या बात होगी? पेन पेशेंट का पेन पेन भी एक हो गई, तो है। एक बात हो गई, वेरी गुड। और एक चीज़ ज़्यादा होगी, पेन और। और सर इसके अंदर भी फिर सिस्टेमिक जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है उसकी वजह वेरी से भी फ्लूइड गुड, शिफ्ट वेरी होगा। गुड। आप सेप्सिस की लाइंस पे दिमाग आपका जाना चाहिए। ठीक है। देखो, ये सिर्फ जी सर। ये कहने को ये बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, और ये जी लेकिन सर। सिर्फ आपकी दिमाग की एक्सरसाइज है। ठीक है, कि वहां पर एग्जाम के अंदर अगर आपको ये चीज़ें पहले से प्रैक्टिस की हुई होंगी ना, तो आप कभी मिस नहीं करेंगे। चाहे वो इंटेस्टाइनल परफोरेशन कोई भी हो, वो आपसे नहीं कहेंगे। वो तो आपको इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन या इंटेस्टाइनल परफोरेशन कह दिया, लेप्रोटमी होनी है। तो अगर आपके दिमाग में होगा तो ये एक पॉइंट होगा, और ये पॉइंट आपको एक सेफ एनेस्थेटिस्ट बना रहा है। तो ये कुछ चीजें वहां पर वो लिखा होता था ना, खुशखती के नंबर्स होते हैं। तो ये उसी तरह की चीज, वो आपसे सेप्सिस नहीं पूछेंगे। अपेंडिसेक्टमी पूछते हुए 99% चांसेस है कि वो आपसे नहीं पूछेंगे। तो आपने सिर्फ ये कहेंगे कि अगर इस तरह की चीज है तो हमें अपने दिमाग में रखना चाहिए कि मे बी वी नीड टू थिंक अबाउट, और मे बी वी नीड टू एंटिसिपेट अबाउट द ऑन द लाइंस ऑफ सेप्सिस। बस इतना आपने जुमला बोल देना है, आगे उन्होंने अगर पूछना होगा तो वो आपसे पूछ लेंगे। ठीक है। तो लैप्रोस्कोपिक वर्सेस ओपन हो गई, हिस्ट्री हो गई, मैथ्स हो गया, मिस डायग्नोसिस हो गया, फीमेल्स के अंदर स्पेशली हो गया। तो ये आपको, अच्छा मुझे बताना कि ये थोड़ा सा असल में ना, ये क्योंकि किताबों के अंदर ये चीज़ नहीं इस तरीके से लिखी हुई, इसलिए हमको थोड़ा सा ना ये एक कंफ्यूज रहती है कि जहाँ पर भी एमरजेंट या अर्जेंट आता है ना, तो आम तौर पे एक ही तरह यूज़ होता है। लेकिन एमरजेंट जो सर्जरीज होती है ना, वो विद इन मिनट्स होनी चाहिए। ठीक है। और जो अर्जेंट होती हैं वो विद इन यूजुअली आवर्स होती है। इसी तरीके से एक होती है इलेक्टिव सर्जरी और एक होती है प्लान्ड सर्जरी।
तो जो इलेक्टिव सर्जरी की एग्जांपल है, जो कॉस्मेटिक सर्जरीज हैं, जो जॉइंट रिप्लेसमेंट्स हैं, वो इलेक्टिव सर्जरी हैं। जो कॉस्मेटिक की और प्लास्टिक सर्जरी की, इस किस्म की जो सर्जरीज होती हैं ना, किसी ने जो है वो कैट आइज बनवानी है, या कोई ब्रेस्ट की सर्जरी करवानी है, या एब्डोमिनोप्लास्टी करवानी है, वो टोटली इलेक्टिव सर्जरी है। और एक है प्लान्ड सर्जरीज, जो कि जैसे जिसकी एग्जांपल हम लोगों ने डिस्कस की थी, कोलिस्टेक्टमी। ठीक है। तो कोलिसिस्टेक्टमी जो है वो इट्स अ प्लान सर्जरी, इट्स नॉट एन इलेक्टिव सर्जरी। तो ये मंथ्स टू इयर्स में होती है, और ये वीक्स टू मंथ्स में। ठीक है। ये अप टू वीक्स में आपने प्लान करनी होती है, क्योंकि अब हम वी विल जंप टू कोलिस्टेक्टमी। कोलिस्टेक्टमी के बारे में, अच्छा, अपेंडिक्स यूजुअली जो है ना, वो बच्चों में भी हो सकती है, एडल्ट्स में भी हो सकती है, किसी भी एज में भी हो सकती है। और अपेंडिसेक्टमी में अक्सर औकात जो है वो रॉन्ग डायग्नोसिस भी हो जाता है, नेगेटिव भी निकल आती है। फिर उसके बाद जो है इसकी आपसे वो एक सिनेरियो पूछ सकते हैं अपेंडिसेक्टमी के। अक्सर औकात ये सिनेरियो पूछा जा सकता है आप लोगों से, कि प्रेग्नेंट पेशेंट में अपेंडिसेक्टमी। ठीक है। प्रेग्नेंट पेशेंट फॉर अपेंडिसेक्टमी। वैसे तो किसी भी एज में आ सकती है ना, आमतौर पे ओल्ड एज में आमतौर पे नहीं होती, लेकिन बहरहाल अपेंडिसाइटिस कैन कैन बी देयर इन ओल्ड एज एज वेल। लेकिन ये है कि प्रेग्नेंट पेशेंट इन अपेंडिसेक्टमी में अगर होगा, तो आपने परेशान नहीं होना। सारे वही कंसर्न्स हैं जो कि प्रेग्नेंट पेशेंट के होंगे, फिजियोलॉजिकल, फार्माकोलॉजिकल, एनाटॉमिकल कंसिडरेशन इन प्रेगनेंसी, और प्लस अपेंडिसेक्टमी आपके दिमाग में होना चाहिए। सिर्फ आपने ये ज़हन में रखना है कि आपने दो तीन बातें, जो प्रेगनेंसी की सर्जरी में कोई भी सर्जरी हो, तो आपको क्या बातों का ख्याल रखना है, सोचें ज़रा। बाकी वो अदर देन जो उसकी फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं, एक लम्हे के लिए जो सर्जिकली एब्डोमेन में सर्जरी है, तो एक दो बातें कौन सी होती हैं जो आपको करनी पड़ेंगी लॉजिस्टिकली? यूट्रस को रिलैक्स रखना होगा हमने, और ऑप्स उसके ऑप्स अलावा टीम को, एओर्टिक केबल कंप्रेशन। वेरी गुड, ऑप्स टीम को आपने ऑन बोर्ड लेना है थ्रू आउट। डिपेंड करेगा उसकी वीक्स ऑफ गेस्टेशन पे भी। ठीक है। फर्स्ट और लास्ट ट्राइमेस्टर विल बी रिस्की, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अबॉर्शन हो सकती है, और लास्ट ट्राइमेस्टर में प्री टर्म लेबर हो सकती है। ये दोनों टर्मिनोलॉजीज हैं डिफरेंट, लेकिन इट विल लुक गुड अगर आप सही टर्मिनोलॉजी बोलेंगे। ठीक है। मिस कैरेज दोनों के लिए ये आमतौर पे यूज हो जाता है, लेकिन एक्चुअली मिस कैरेज इज अबॉर्शन यूजुअली। और प्री टर्म लेबर में जा सकता है पेशेंट। ठीक है। वो लास्ट ट्राइमेस्टर में होगा। तो ऑप्स टीम को आपने ऑन बोर्ड रखना है, उसका प्री ऑपरेटिवली भी उसकी वो सीटीजी करेंगे, और एक्चुअली वो इंट्रा ऑपरेटिवली भी सीटीजी मॉनिटर कर सकते हैं। ठीक है। वेल बीइंग के लिए तो एक ऑप्स टीम का आपने नाम ले लेना है, कि ऑब्स्टेट्रिक टीम जो है वो मॉनिटर करेगी। आपने पेशेंट की काउंसलिंग का कर देना है, कि आपने पेशेंट को काउंसल करना है अबाउट एनी अनवांटेड आउटकम। आपने जो, अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर है तो ट्रेटोजेनिक दवाइयों का आपने करना है। ऐसी ऐसी चीज़ें, लाइट प्लेन ऑफ एनेस्थीसिया से आपने अवॉइड करना है। ठीक है। जिसमें प्रॉब्लम हो सकती है। फिर जो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की रेफरेंस है, कि आपने प्रेशर जो है ना वो मिनट थोड़ा कम रखना है, टू 12 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी रखेंगे। यूजुअली 15 तक चला जाता है, तो आपने इसमें प्रेशर थोड़ा कम रखना है। ठीक है। ये तीन चंद बातें हैं जो आपके दिमाग में होनी चाहिए। ओके, नाउ कोलिस्टेक्टमी। कोलिसिस्टेक्टमी, मुझे बताइए, क्या बच्चों में होती है? कभी बच्चों में आपने सुना है कोलिस्टेक्टमी? सर इतनी फ्रीक्वेंट नहीं है, किन बीमारी, मुझे कौन भी। सी एक बीमारी होती है जिसके अंदर कोलिस्टेक्टमी अक्सर बच्चों में जब होती है, तो वो तकरीबन मेजॉरिटी केसेस में वही बीमारी होती है? जी। वो इसमें- अलबार साहब, आप भी हमारे साथ ही हैं या आप किसी और के साथ हैं? भाई बोल दो। आपका सवाल जवाब आपका दुरुस्त है, आपको इलेक्ट्रा मिलेगा, लेकिन आप अपनी आवाज भी सुना दो ना। अच्छा, ओटी में है। ओके, एनीवेज, द आंसर इज करेक्ट। सिकल सेल डिजीज। ठीक है। अक्सर औकात सिकल सेल डिजीज के अंदर जो क्राइसिस होते हैं, या इनके अंदर, क्योंकि जगह जगह इनमें इन्फार्क्ट्स बनते हैं, तो इसके अंदर अक्सर जो है वो जो है ना कोलिस्टाइटिस हो जाता है। ठीक है। समझ आ गई बात? तो कोलिस्टेक्टमी की जो है ना, एक तो कोलीलिथाइसिस होता है। ठीक है। और एक कोलिसिस्टाइटिस होता है। फिर उसके बाद इसके अंदर भी सीए हो सकता है। ट्यूमर, आप सीए के बजाय आप ट्यूमर का लफ्ज लिख बोल लें तो बेहतर है। उसके अलावा इसकी भी आपकी ड्यूरेशन ऑफ हिस्ट्री से डिपेंड करेगा, क्योंकि आमतौर पे ये फीमेल फैट 40 फर्टाइल। ठीक है। ये आमतौर पे इनके अंदर ज़्यादा चांसेस होते हैं, लेकिन बहरहाल ये उसमें हो सकता है। फिर उसके बाद जो है वो आपकी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हाँ, ये जो है ना आपका बिलियरी ट्रैक जो है,
बिलियरी ट्रैक जो है उसके अंदर जा सकता है स्टोन। उसके अंदर जाएगा तो क्या होगा, जॉइंडस हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंडस। तो उसके अंदर फिर आपका जो वो जो सारे प्रोसीजर्स होते हैं ना, कौन कौन से प्रोसीजर किए जा सकते हैं, MRCP होता है, ठीक है। ये वो MRCP ERC मेंबर रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन नहीं है, ये मैग्नेटिव में होता है ये, ठीक है। उसके बाद ERCP, ठीक है। ERCP से क्या बनता है, एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड और कोलिडोको पैंक्रियाट कोलेंजियो पैंक्रियाटोग्राफी, एंडोस्कोपिक कोलिडोको नहीं, पैंक्रियाटोग्राफी। कोलेंजियो पैंक्रियाटोग्राफी, ठीक है। ये आपको एब्रीविएशंस आने चाहिए। और जो है वो ERCP के जो एनेस्थीसिया के जो कंसर्न्स हैं वो भी हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन वो मेनली जो है वो आउट ऑफ OR, ठीक है, के कंसर्न्स होंगे। शॉर्ट प्रोसीजर होता है, अक्सर औकात ये विदाउट ये सिडेशन में भी किया जाता है, ठीक है। तो इसमें चंद बातें आपने जहन में रखनी है। और इसके अंदर जब वो ERCP की भी बहुत सारी इंडिकेशंस होती हैं, वन ऑफ देम इज स्टोन, ठीक है। अदरवाइज ये जो पेशेंट्स होते हैं जो जिनका लिवर ट्रांसप्लांट होता है उसका अक्सर जो है वो जो है ना वो स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, ये उनके लिए भी किया जा रहा होता है, ठीक है। उसके बाद सीए पेंक्रियास के अंदर भी ये ऑब्स्ट्रक्शन हो रही होती है, उसके अंदर भी किया जाता है, मुख्तलिफ यानी कि इसकी डोमेन है। तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए। अगर बच्चे में होगा तो बच्चे के कंसर्न होंगे, साथ सिकल सेल डिजीज के कंसर्न होंगे, ठीक है। तो ये मैं आपको देखें ब्रेन की एक्सरसाइज हो रही है आपकी, ठीक है। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के कंसर्न कॉमन है, वो भी हम दोबारा से एक दफा देख लेंगे कि व्हाट आर द कंसर्न्स इन अ लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। वो कोई भी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होगी उसके कंसर्न सेम होंगे, ठीक है। तो कोलिसिस्टेक्टमी जो ओपन की होगी उसकी इंसिजन सबकोस्टल होती है, उसमें पेन ज्यादा होती है, एंड इट्स अ रिस्क फैक्टर फॉर पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस एज वेल, कॉज ऑफ पेन बिकॉज ऑफ अपर एब्डोमिनल इंसिजन। तो उसकी वजह से। अच्छा, उसके बाद जरा सोचें जरा कि हम लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की तो हम बात करेंगे, लेकिन जो एक कोलिस्टेक्टमी के अंदर एक पोस्ट ऑपरेटिव स्पेसिफिक की एक सी कॉम्प्लिकेशन होती है, कुछ याद आ रही है वो, अदर देन सर्जिकल, एक ऐसी कॉम्प्लिकेशन होती है जो हमारे जिसमें पेशेंट हमसे बात करता है कि हम प्रॉब्लम मुझे प्रॉब्लम हो रही है, वो क्या चीज़ होती है, शोल्डर, पेन शोल्डर टिप पेन। शोल्डर पेन वो क्यों होती है, ये सर रेफर्ड पेन होती है। हाँ वो रेफर्ड पेन वाला आपका मामला आ गया कि कौन से किस वजह से रेफर्ड पेन होती है। डर्मेटोफाइलर फ्रेनिक सर की याद। सप्लाई है सेम। डायाफ्राम से ऊपर या नीचे अगर पैथोलॉजी होगी तो उसकी वजह से। कौन सा रूट, फ्रेनिक नर्व की क्या रूट वैल्यू होती है, C3 सी थ्री C4 फोर C5। फोर फाइव। वेरी गुड, ठीक है। तो C3 C4 C5, तो इसमें यूजुअली C4 जो होता है वो शोल्डर टिप होता है, ठीक है। तो ये एक होती है और आमतौर पे ये फ्लूइड रह जाता है, तो फ्लूइड की वजह से वो डायफ्राम को इरिटेट करता है। अगर न्यूमोपेरिटोनियम की वजह से भी हो सकता है, अगर बहुत ज़्यादा गैस छोड़ दिया उसकी वजह से भी हो सकती है, फॉर एनी गुड रीज़न उसकी इन्वॉल्वमेंट होती है, उसकी वजह से पेन होती है, ठीक है। अच्छा, सम वर्ड्स अबाउट लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कोई भी हो तो उसके अंदर कुछ कॉमन बातें होती हैं। इसमें एक आ जाता है ट्रोकार इंसर्शन, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 होता है जो होती है आपकी नीमोपेरिटोनियम, ठीक है। ये 3 स्टेप्स आप ध्यान में रखें। और तीसरी चीज होती है CO2 एब्जॉर्प्शन। तो ये 3 चीजें आप याद रखें। जब ट्रोकार की इंसर्शन होती है तो ट्रोकार जो वेसल में जा सकता है, ठीक है, विजरा को डैमेज कर सकता है, और अगर डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया सही नहीं है तो वेजो वेगल भी हो सकता है, क्योंकि मोटा सा ट्रोकार अंदर जा रहा है ना, तो वेजो वेगल रिस्पॉन्स भी हो सकता है। तो ये 3 चीजें आपने जहन में रखनी है, वेसल, विजरा और वेजो वेगल, 3V। और उसके बाद जब न्यूमोपेरिटोनियम जिस वक्त करते हैं ना, तो अगर कोई मेजर वेसल में है तो CO2 एम्बोलिज्म हो सकता है, ठीक है। या नॉर्मली तो CO2 ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाती है, लेकिन अगर वो बहुत ज्यादा मिकदार में एकदम से डायरेक्ट किसी मेजर वेसल में चली जाएगी ना, तो इट कैन बिकम लाइक एन एयर एम्बोलिज्म, ठीक है। तो वही एम्बोलिज्म की आपको ड्रिल करनी होगी। अच्छा, उसके उसके बाद जो नीमोपेरिटोनियम जब करते हैं
तो उस टाइम पर क्या क्या चीजें होती हैं, सोचें जरा। थर्मोडायनामिक कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। हीमोडायनेमिक्स, IVC कंप्लायंस कम compression. होगी। एक बंदा बताए प्लीज, हीमोडायनेमिक्स कॉम्प्रोमाइज होंगी किस तरह से? ये ऑटोक्लेवल कंप्रेशन हो गई एक तो, दूसरा, दूसरी क्या चीज है? सिस्टेमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस ज्यादा होगी सर। एसवीआर भी बढ़ेगी, वेगल स्टिमुलेशन हो सकती है, बिल्कुल सर। ठीक है, और वेगल स्टिमुलेशन हो सकती है। अच्छा, अब मुझे बताइए कि अगर आप चाहते हैं कि वेगल स्टिमुलेशन से बचाएं, तो आपका डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया ज्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। ज्यादा होनी चाहिए। मतलब एडिक्वेट होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और एडिक्वेट, हाँ। एर्टिकोवल कंप्रेशन से क्या इसमें इसमें टिल्ट करने से होगा फायदा? सर नहीं। वेजो वेगल में तो ऐसा कुछ नहीं होगा, लेग रेज से नहीं, कुछ होगा, मैं लेकिन ऑर्टा इससे केबल की बात कर रहा हूँ। सर एओर्टिक केबल में तो बिल्कुल बिल्कुल नहीं होगा भाई, हर बंदा प्रेग्नेंट थोड़ी होता है कि उसके अंदर यूट्रस चली जाएगी लेफ्ट साइड पे, ठीक है। गैस तो पूरे एब्डोमेन में फैली हुई है ना, वहां पे कौन सी चीज लेफ्ट साइड पे जाएगी? कुछ भी नहीं होगा भाई। तो सिर्फ प्रेगनेंसी में है, वो भी प्रेगनेंसी में यूट्रस की वजह से है। इसके अंदर आपको अगर ओवरकम करना है ना, नलिफाई, तो आप इंडक्शन करने के बाद एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फ्लूइड दें, ठीक है, ताकि जो इससे जो रिस्पॉन्स है इसको आप ओवरकम कर सकें, ठीक है। और जो है वो आपकी अच्छा एनाल्जीजिया हो। तो अगर आप आम तौर पे, ये मैं आपको प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ कि आम तौर पे ये लोग ना ब्यूपिकेन लगाते हैं, ठीक है। इवन अब तो वो सर्जन जो है वो क्या नाम है उसका, टैब ब्लॉक भी लगा देते हैं, ठीक है। लेकिन आप ये ध्यान में रखें कि इंसियन के वक्त जो वो ब्यूपिकेन लगाते हैं उसका कोई फायदा होता है? सर अगर टैप लॉक प्रॉपर से लगाएंगे उसका तो फायदा है, लेकिन लोकल वुंड इन्फेक्शन का तो ऐसा कुछ नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल फायदा है। लेकिन क्या ब्यूपिकेन लगाना चाहिए या कुछ और लगाना चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आप जो ये ट्रोकार की ट्रिपिकेन का तो पेन है? ऑनसेट जी, ऑफ एक्शन लेट है, तो उसकी बजाय लिग्नोकेन या मेपिवाकेन कोई ऐसी ड्रग जिसको फास्ट मैं ऑनसेट ऑफ पीवाकेन एक्शन तो हो यार वही। देखो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, इसलिए मेरा ख्याल है अनलेस कोई आपसे पूछे ना तो ना नाम लेना, हंसने वाली बात है, ठीक है। मतलब आप लाइडोकेन। अच्छा, यहाँ पे फिर एक और क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता है मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करा रहा हूँ, मैं आप लोगों को एग्जाम में नहीं कोई पूछेगा इस तरीके से, लेकिन अगर आपके दिमाग की एक्सरसाइज ऐसे होगी तो आपको चीजें भूलेंगी नहीं। एकदम से क्वेश्चन बाउंसर आएगा ना तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। लाइडोकेन का ऑनसेट ऑफ एक्शन जल्दी क्यों होता है और ब्यूपिकेन का देर से क्यों होता है? हाँ सर, इनके पीके का डिफरेंस है कि इनकी अनआयनाइज्ड फॉर्म जो है वो लाइडोकेन की ज्यादा अवेलेबल होती है एट फिजियोलॉजिकल पीएच जो कि चाहिए होती है टू क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। वेरी गुड। तो वो पीके कितनी होती है लाइडोकेन की? आई थिंक सर 7.9 समथिंग, या एग्जैक्टली तो नहीं सेवन याद, पॉइंट लेकिन ये मुख्तलिफ पीएच। उसमें 7.8, 7.9, और ब्यूपिकेन की 8.1, ठीक है। और क्या ये पीके जो होता है ना, वो देखो ये भी एक आपको मैं रट्टे वाला कॉन्सेप्ट लिखा होता है 50-50, तो एक्चुअली क्या प्रैक्टिकली कभी 50-50 अचीव होगा? कभी भी अचीव नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 7.9 पीएच या 8.1 पीएच तो हो ही नहीं सकती ना। तो आपने इसके लिए जुमले में आपने जो बोला है ना, वो आप ये बोलेंगे कि लाइडोकेन की रिलेटिवली ज्यादा आयनाइज फॉर्म होगी, ठीक है। आपने ये रिलेटिवली का लफ्ज जरूर बोलना है, क्योंकि पीके का असल कॉन्सेप्ट तो 50-50 है, लेकिन ये 50-50 आपको सिर्फ परियों की कहानी बताई जा रही है कि भाई 50% अनायनाइज होगा और 50% आयनाइज होगा। तो ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखें कि बॉडी की पीएच तो 7.4 है, तो 7.4 से नियर है 7.9, एंड 8.4 इज रिलेटिवली फार। तो ब्यूपिकेन जो है वो रिलेटिवली देर से इफेक्ट आएगा, लाइडोकेन का रिलेटिवली जल्दी इफेक्ट आएगा। अब इसी से ही अगला क्वेश्चन है कि क्या कोई तरीका होता है कि आप इस इफेक्ट को जल्दी कर दें? सर कंसंट्रेशन बाई अगर ज्यादा। कार्ब उसमें। बाइकार्ब, कंसंट्रेशन का इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा बाइकार्ब। बाइकार्ब से क्यों होगा? अब आप इसकी सोचें जरा, रीजन आपने देखा है लिखा होता है लाइडो केन हाइड्रोक्लोराइड, ब्यूपिकेन हाइड्रोक्लोराइड, ये बेस है, ये एसिड क्यों डाला हुआ होता है? ये क्या सर रीजन होती एसिड है? तो इसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए डाला हुआ वेरी होता है। गुड। इसकी स्टेबिलिटी, क्योंकि जो आपकी जो होती है ना जो बेसिक सॉल्यूशंस होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। तो उनकी जो हाफ लाइफ है उनको बढ़ाने के लिए, जो शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, ठीक है।
तो बाइकार्ब जो होता है ना वो इस एसिड को न्यूट्रलाइज करता है और पीएच को जल्दी इफेक्ट आने का होता है। ठीक है। ऑफ कोर्स देखो डोज और कंसंट्रेशन से भी फर्क पड़ता है, लेकिन इस सिनेरियो के अंदर उसका, क्योंकि देखो ना एक जगह पे एक सबकुटेनियसली आप कितने 75 ml तो नहीं डाल देंगे ना, उसमें तो जितना आप डाल सकते हैं उतना ही डाल सकते हैं ना। तो आप अगर बाइकार्ब डालेंगे तो वो उस जगह पे थोड़ा से सोल्यूशन में भी आप डालेंगे तो उसका इफेक्ट आ जाएगा। आप कॉन्सेंट्रेशन जितनी मर्जी बढ़ा लें, कितना वॉल्यूम आपने देना है, एक एक इंसियन की पोर्ट की जगह पे आप 1 ml दे रहे हैं, मैक्सिमम 2 ml दे रहे हैं, तो वहां पर कॉन्सेंट्रेशन और वॉल्यूम का इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो ये आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। सर्जन्स बेचारे गरीब ये नहीं इस चीज पे बॉदर करते, और उनको उनको बताना होता है कि प्लीज पहले आप यूपिकेन लगा लें और बाद में आप लाइडोकेन, सॉरी पहले आप लाइडोकेन लगा लें और बाद में आप यूपिकेन लगाइए। ठीक है। तो ये आपका हो गया वेगल स्टिमुलेशन प्लस वेजो वेगल रिस्पॉन्स एट द टाइम ऑफ न्यूमोपेरिटोनियम एंड। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल, वैसे ये मैं आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ये एक थ्योरेटिकली के लिखा नहीं हुआ, लेकिन मैं आपको टू बी ऑन सेफ साइड में आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको देखें ग्लाइकोपाइरोलेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है। और अगर आप देखते हैं कि हार्ट रेट ना 70 के करीब चल रहा है, ठीक है, या चलें 60 के करीब चल रहा है, तो इट इज़ बेटर टू गिव अ लिटिल बिट ऑफ ग्लाइकोपाइरोलेट, ताकि उसका हार्ट रेट 60 से जंप होकर कोई 70-75 तक आ जाए। ठीक है। तो अगर वो हीमोडायनेमिक रिस्पांस आता भी है, लेकिन ये देखो उस सूरत में कि जब आपने अच्छा एनाल्जेसिया दिया हुआ है, माइंडेड। अगर आपने एनाल्जेसिया अच्छा नहीं दिया हुआ तो फिर सिर्फ ग्लाइकोपाइरोलेट देने का कोई फायदा नहीं है, फिर उसमें रिस्पांस आएगा ही आएगा। याद रखें कि इसके अंदर डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कभी भी आमतौर पे मेरे पेशेंट्स में नहीं होता। उसकी वजह यह है कि मैं मल्टी मोडल एनाल्जेसिया देता हूँ हर पेशेंट में, और मेरी कोशिश होती है कि थोड़ा सा फ्लूइड, आमतौर पे लोग बहुत फ्लूइड देने में कंजूसी करते हैं। ठीक है। तो एक नॉर्मल पेशेंट है जिसके अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, उसमें फ्लूइड देने से ना डरें। अगर आप 5 गिलास पानी पी लेंगे ना तो क्या होगा, बाथरूम चले जाएंगे। तो वो मरीज को भी, अगर 1 घंटे की सर्जरी है, 1.5 घंटे की सर्जरी है, अगर आपने उसको, नॉर्मल पेशेंट है, अगर आपने उसको 1-2 लीटर, 1 लीटर तो यूजुअली एडल्ट के अंदर सदका है, जो उसकी डिहाइड्रेशन होती है वही 1 लीटर होती है जो उसका डेफिसिट होता है। तो अगर आपने 1.5 लीटर तक फ्लूइड दे दिया है या 2 लीटर तक भी फ्लूइड दे दिया है तो कोई ऐसा मसला नहीं है। तो ये इट विल नेवर कॉज ओवरलोड। ज्यादा से ज्यादा ये है कि आप पोस्ट ऑपरेटिवली, अगर आप सर्जरी प्रोलॉन्ग हो गई है और आपको लगता है कि डिस्टेंशन हो गई है, तो आप उसको इन आउट कर सकते हैं। ठीक है। यहीं पर तो देखें रोल आता है पोकस का। पोकस का नाम सुना है आपने, पोकस? जी सर, पॉइंट ऑफ केयर अल्ट्रासाउंड। तो पॉइंट ऑफ पॉइंट ऑफ केयर केयर अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड इज दैट्स वाई। आपको पता है कि कुछ सालों के बाद ना मेडिकल स्टूडेंट और डॉक्टर्स के कंधे पे स्टेथोस्कोप के बजाय अब स्टेथोस्कोप इज ऑब्सोलीट। स्टेथोस्कोप का कोई फायदा है ही नहीं। तकरीबन मेजॉरिटी जो चीजें हैं वो आप अल्ट्रासाउंड से पिक कर सकते हैं, जो आप स्टेथोस्कोप सजा के फिर रहे होते हैं इधर से उधर, कोई फायदा नहीं है। मुझे याद है हम लोग मेडिकल कॉलेज में जब स्टूडेंट थे तो किसी को मरमर सुनाई दे देता था तो खास तौर पे लड़कियों की चीखों की आवाजें आती थी, ओ दुनिया फतह हो गई, मरमर सुन लिया। अब मुझे बताओ, मरमर आप 75 मरमर सुन लो, थर्ड हार्ट साउंड सुन लो, करना क्या है, करना तो फिर भी एको है। तो आपको वो मरमर सुनने का क्या फायदा है, आपको क्या हासिल हो रहा है उस मरमर से? ठीक है। तो एक्चुअली नाउ इट्स द वर्ल्ड हैज चेंज। तो आप फोकस के जरिए आप इवन जो ब्लैडर की डिस्टेंशन भी देख सकते हैं। ठीक है। तो ये एक साइड बेस बात आ गई है, तो मैंने कहा आपको मैं बता दूं, ये कहीं ना कहीं आपको इसका इसका फायदा होगा, और बाद में इंशाल्लाह इम्तहान पास होने के बाद आपने ये एज अ डॉक्टर भी तो काम करना है ना, इम्तहान तो पास हो ही जाएगा इंशाल्लाह। तो ये बात हो गई। अच्छा, उसके बाद जो है आपकी जो CO2 की इंसफलेशन होती है, तो CO2 की इंसफलेशन से क्या होता है? हाइपर कार्बिया हो हाइपर सकता आरबिया, हाइपर कार्बिया, हाइपर कार्बिया होता है। तो हाइपर कार्बिया से क्या होगा? टैकीकार्डिया होगा। इसके लिए ज्यादा बेहतर लफ्ज आप बोल दें कि सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होगी। टेम्प, दैट इज। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होगी। उसके बाद ब्रेन पे क्या इफेक्ट होगा? ICP बढ़ सकता है। तो आपने ऐसे पेशेंट्स के जिसमें कोई ब्लड ब्रेन की पैथोलॉजी है या ब्रेन का कोई प्रॉब्लम है या ओल्ड एज का पेशेंट है, तो आपने ये हाइपरकार्बिया उसके लिए अच्छी नहीं होगी। अब आपको इस CO2 को कैसे आपने करना है? एक तो आपने प्रेशर को पे नजर रखनी है। ठीक है। दूसरा आपने क्या करना है?
दूसरे आपने क्या करना, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ाएंगे। वेरी गुड। आप रेट। सिर्फ देखें यहाँ पर भी रेट, अब आप ज्यादा, मैं आपको देखो, मेरा मकसद है कि मैं आप लोगों को बेहतर आंसर दूं कि जब एग्जामिनर सुने ना तो उसको, रेट इज नॉट अ गुड आंसर, मिनट वेंटिलेशन। ठीक है, मिनट वेंटिलेशन। वेंटिलेशन। क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप रेट बढ़ाना है बड़ा आपको मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जो मॉडर्न वेंटिलेटर्स है ना, आप अगर उसमें प्रेशर कंट्रोल वेंटिलेशन से कर रहे हैं ना, तो उसमें अगर आपने रेट रखा हुआ है ना 20 का और प्रेशर रखा हुआ है 15 का, कभी तजुर्बा करके देख लेना, प्रेशर आपका 15 का है और रेट आपने 20 किया हुआ है, ठीक है, तो उसकी कुछ मुझे इसकी रीजन मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, मैं आई एम सॉरी, मेरी फिजिक्स बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन अगर आप 20 रेट, क्योंकि मेरा ख्याल से शायद उसका कोई ड्यूरेशन का चक्कर होता है, अगर मैं 20 से रेट को 15 कर दूंगा ना, तो अगर पहले टाइडल बन रहा था ना 450, अब 500 हो जाएगा, टाइडल बढ़ मिनट जाएगा, वेंटिलेशन मेंटेन करेगा। मिनट। नेट वेंटिलेशन मेंटेन होगी, यानी कि आपके बहुत ज्यादा रेट बढ़ाने से फायदा नहीं होगा, आपको प्रेशर साथ बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअली पाकिस्तान के अंदर आप लोगों को यहाँ पर क्योंकि ऐसी अवेलेबल नहीं है मशीन्स, तो अगर आपसे, वैसे मैं आपको ये, मैं प्रैक्टिकल बात आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको कोई कंपैरिजन करे ना, वॉल्यूम कंट्रोल वेंटिलेशन वर्सेस प्रेशर कंट्रोल वेंटिलेशन, इन दोनों में से बेहतर कौन सी है, तो ऑलवेज प्रेशर कंट्रोल वेंटिलेशन। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर आप प्रेशर को लिमिट कर लेते हैं एंड यू कैन टाइट्रेट द टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, लेकिन अगर आप वॉल्यूम कंट्रोल डाल रहे हैं तो वॉल्यूम कंट्रोल में यू कैन नॉट मॉनिटर द प्रेशर 100% एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, प्रेशर कैन कॉज एक्यूट डैमेज। ठीक है, जैसे आपने एक केस करवाया है एडल्ट का, उसके बाद वहां पर एक छोटा सा बच्चा आ गया है, अब आप गलती से मशीन का मोड चेंज करना भूल गए हैं, तो मुझे बताएं, डैमेज हो जाएगा ना वॉल्यूम कंट्रोल से। लेकिन अगर आपका प्रेशर कंट्रोल है तो प्रेशर कंट्रोल से ट्रॉमा नहीं होगा, बैरो ट्रॉमा नहीं होगा। ठीक है, ये आपके, ये एक जहन में होनी चाहिए बात कि प्रेशर कंट्रोल, अच्छा, एक इसकी आजकल मॉडर्न मशीन्स में एक आप इसकी एक कह लें कि एक और मोड होता है, वो स्मार्ट मोड है, वो होता है प्रेशर रेगुलेटेड वॉल्यूम कंट्रोल, या इसको वॉल्यूम कंट्रोल, एक और जो होता है ऑटो फ्लो, ये मुख्तलिफ मशीन में मुख्तलिफ होता है। ये क्या करता है, इस मोड के बारे में भी मैं आपको एक दो बातें बता देता हूँ कि ये क्या करता है, देखो नाम ही बता रहा है ना, प्रेशर रेगुलेटेड वॉल्यूम कंट्रोल। ठीक है, अगर आपने टाइडल वॉल्यूम 500 का सेट किया है ना, तो ये आहिस्ता आहिस्ता अपने पर फैलाएगा। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता पर फैलाएगा का मतलब ये है कि ये पहले गो में, पहले ही ब्रेथ में ये 500 नहीं देगा, ये 300 का टारगेट देगा टाइडल वॉल्यूम, और देखेगा कि प्रेशर कितना आ रहा है। अगर वो प्रेशर लिमिट पे नहीं पहुंच रहा तो वो अगले ब्रेथ में 350 करेगा, उससे अगले ब्रेथ में 400 करेगा, उससे अगले ब्रेथ में 450 करेगा, और 5 6 6 7 ब्रेथ में ये 500 तक अचीव होगा विद टेकिंग केयर ऑफ द प्रेशर। ठीक है, तो इट इज कॉल्ड एज प्रेशर रेगुलेटेड वॉल्यूम कंट्रोल। जाहिर बात है, ये मैं आपको एक एडिशनल बात बता रहा हूँ, ये पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली शायद इस तरह की मशीन्स एटलीस्ट पब्लिक सेक्टर में तो नहीं होगी, शायद प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट सेटअप्स में किसी अच्छे हॉस्पिटल्स में हो, लेकिन एटलीस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये चंद बातें हैं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में, एक ज़हन में रखें कि इट इज़ ऑलवेज गुड टू हैव प्रेशर कंट्रोल मोड। ठीक है, उसके अलावा एक दो बातें जो आप सब लोगों को पता ही हैं, वो एंडोब्रोंकियल हो सकती है, क्योंकि डायफ्राम जब ऊपर जाएगा तो इंटुबेशन एंडोब्रोंकियल हो सकती है। मैन्युअल वेंटिलेशन मैंने आपको बता दिया है, उसको सिंपथेटिक स्टिमुलेशन, सॉरी, जो आपका CO2 है उसको काउंटर करने के लिए आपने मिनट वेंटिलेशन को थोड़ा सा एडजस्ट करना है ताकि उसका CO2 वॉश आउट रहे। ठीक है, तो ये हैं चंद बातें जो कोलिसिस्टेक्टमी से रिलेटेड आपको, अब ऑफ कोर्स ओपन वर्सेस लैप्रो, अच्छा, अब आप मुझे बताइए कि जो ये CO2 है, आम तौर पे किन पेशेंट्स में CO2 की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है? जी, कोई ज़हन में आता है? रेज्ड आईसीपी। टीवी एक तो सीवीए का पेशेंट है। ICP से रिलेटेड बात हो गई, एक और भी बात है इंपॉर्टेंट, सोचें जरा। आमतौर पे ICP वाला आपको कम ही मिलेगा मरीज ना, ज्यादा सर ज्यादा कॉमनली है, ज्यादा कॉमनली आपको कोई दूसरा वाला मिलेगा। हाँ, COPD वाले पेशेंट जो वेरी गुड, जिनको ये COPD वाले पेशेंट जिनमें पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाती है। ठीक है, तो जिन पेशेंट्स में ऑलरेडी पल्मोनरी हाइपरटेंशन है ना, उसके अंदर ये CO2 की वजह से मजीद ये प्रेशर्स बढ़ते हैं। ठीक है, तो इट कैन बी आ प्रॉब्लम, ये इसलिए आपको इसमें रिस्क वर्सेस बेनिफिट करना है, रिस्क वर्सेस बेनिफिट, क्योंकि अगर आप ओपन सर्जरी करेंगे
तो ओपन सर्जरी के अंदर स्प्लिंटिंग होगी बिकॉज ऑफ पेन, बिकॉज ऑफ बिग इंसियन, ठीक है। लेकिन इंट्रा ऑपरेटिवली अगर CO2 बहुत ज्यादा ऑलरेडी है, तो अच्छा एक और बात, ये ऑलरेडी सीओपीडीज इसमें सीओपीडर्स में ज्यादा है, CO2 ऑलरेडी ज्यादा है, तो अब आपने बैलेंस रखना है जो उसकी, इसीलिए इट्स इंपॉर्टेंट टू कीप द प्री ऑपरेटिव, जो प्री ऑपरेटिव जिस पर वो जिंदा सलामत है ना, कोशिश करें अगर अनलेस उसको कोई स्पैज्म वगैरह नहीं था, तो आपने जो उसके CO2 के लेवल्स है ना वो आप तकरीबन उतने ही मेंटेन रखें, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा हाइपर वेंटिलेट करेंगे तो पेशेंट की जो है वो पोस्ट ऑपरेटिवली वो जागेगा नहीं, ठीक है। उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, FiO2 का भी चक्कर होता है, हाइपर वेंटिलेशन का भी चक्कर होता है, पीप का भी चक्कर होता है, तो आपको बहुत ध्यान रखना है। और प्लस आप इसमें एयरवे प्रेशर्स बढ़ने की वजह से अगर कोई एम्फाइसीमेटस बुल्ली है तो वो रप्चर होकर न्यूमोथोरेक्स भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चीजें आपके जहन में होनी चाहिए। कार्डिक पेशेंट है जिसमें पल्मोनरी हाइपरटेंशन है, जी, कोई अगर कोई जो बच्चा है, अगर कोई अगर कोई अगर कोई बच्चा है, अगर कोई बच्चा है जो जिसको कोई कंजेनिटल हार्ट डिजीज है, तो उसके अंदर भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो ये फ्यू वर्ड्स अबाउट कोलेस्टेक्टमी। अच्छा, अदर एब्डोमिनल सर्जरीज में देखो, जो आप लोगों को सबसे ज्यादा कॉमनली जो लफ्ज आ रहा होता है ना, वो लेप्रोटमी का आ रहा होता है, ठीक है। वैसे तो ये है कि देखो, अगर आपको ये समझ आ गई तो यही सारी बातें, कोई भी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होगी उसमें यही सारी बातें हैं, ठीक है। लेप्रोटमी इज एन एक्सेप्शन अ लिटिल बिट फॉर एग्जांपल अगर कोई इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है, तो वो आपको एक क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं जो आपको जीआई सिक्रीशंस के बारे में, ये खुद मेरे से पूछा हुआ है क्वेश्चन, पूछा गया है ये क्वेश्चन, किसी जमाने में मुझे तो आता नहीं था। बहरहाल स्टमक का वॉल्यूम होता है कितना होता है, तकरीबन मेरे ख्याल 1 लीटर तक होता है। उसके बाद जो है सलाइवा जो है वो अराउंड 500 ml होता है, ठीक है। ये मुझे एग्जैक्ट फिगर्स याद नहीं है इसलिए मैं गलत बता दूं, आप बट ये रट्टे वाली चीज है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जीआई की ऑब्स्ट्रक्शन के हिसाब से प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। जितनी अपर ऑब्स्ट्रक्शन होगी उतनी ज्यादा प्रॉब्लम होगी, ठीक है, क्योंकि जितनी अपर होगी वो एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, पेशेंट वोमिट किया जा रहा है और दोबारा से री एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही अगर स्मॉल गट की है, ठीक है। तो उसके अंदर आपकी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, उसके अंदर आपकी जो है वो डिहाइड्रेशन का एलिमेंट ज्यादा है, समझ आई। तो ये आपके जहन में होनी चाहिए बात कि जीआई सिक्रीशंस आपको लाजमी तौर पे पता होनी चाहिए कि एक एडल्ट के अंदर डेली 24 आवर्स में जीआई सिक्रीशंस कितनी होती हैं। ये वो अगर वो आपसे इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन पूछेंगे ना, तो ये आपसे जरूर पूछेंगे। और अगर परफोरेशन है साथ, तो वो आपको मैंने बता दिया कि सेप्सिस की लाइन पे होगा, बाकी सारी बातें कॉमन है। बाकी वही मिड लाइन इंसिजन है, आप एपिड्यूरल लगाएं, आप उसको पेन रिलीफ करें। अच्छा, बाय द वे, पेन रिलीफ के अंदर जो मुख्तलिफ है ना, उनमें एक एपिड्यूरल के साथ जो आप बता सकते हैं ना वो, अब आजकल क्योंकि इट्स बिकमिंग फेमिलियर, पीपल आर फेमिलियर, तो इरेक्टर स्पाइनी ब्लॉक के बारे में भी बात कर सकते हैं आप, ठीक है। अच्छा, दूसरे टैप ब्लॉक के बारे में एक दो बातें ज़हन में रखें कि सिर्फ ये सोमैटिक ब्लॉकेट करता है, ये विजरल नहीं करता सप्लाई, ठीक है। इसकी विजरल पेन में इसका जीरो इफेक्ट होता है, एपिड्यूरल से जाहिर बात है दोनों होते हैं, इरेक्टर स्पाइनी से भी बहुत ज्यादा नहीं होता विजरल, ठीक है। और टैप खासतौर पे जब सब कोस्टल टैप लगाएंगे ना, तो सब कोस्टल टैप आपको चाहिए होगा कोलिस्टेक्टमी के लिए, क्योंकि जो नॉर्मल टैप है ना उससे T9 T10 T12 ये वाली होती है, ठीक है। सब कोस्टल अगर आपको चाहिए, तो अगर वो कोलिस्टेक्टमी के लिए आपको हाई लेवल चाहिए तो आपको सब कोस्टल टैप लगाना पड़ेगा, नॉर्मल से नहीं हो सकता, ठीक है। बाकी आपको मल्टी मोडल एनाल्जेसिया के बारे में पता होना चाहिए। मल्टी मोडल एनाल्जेसिया में पैरासीटामोल हो गई, एनसेड हो गए, ठीक है, स्मॉल डोज ऑफ केटामीन हो गई, उसके बाद आपका जो है वो ओपियाइड्स हो गए, ठीक है। आपका ये लोकल इन्फिल्ट्रेशन हो गई, इन्फिल्ट्रेशन या ब्लॉक हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज अब आजकल हो रही है वो प्रेसिडेक्स है, ठीक है, नेक्स्ट मेडिटोमिटीन, तो प्रेसिडेक्स के बारे में आप बात कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है ये जो है, क्या मुझे एक बात बताएं, क्या डेक्सामेथासोन का कोई एनाल्जेसिया में इफेक्ट होता है? जी, सर प्रोबेबली है इसका ड्यू टू एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट। ये असल में इसका अननोन मैकेनिज्म है, ठीक है।
लेकिन बहरहाल आप ये ज़हन में रखें कि डेक्सामेथासोन से भी कुछ ना कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट आता है। मैग्नीशियम सल्फेट वेरी गुड, जिसने भी बताया है वेरी गुड। मैग्नीशियम सल्फेट स्ट्रेस अच्छा लाइडोकेन भी है, लाइडोकेन भी आईवी दी जाती है। ये मैग्नीशियम सल्फेट और लाइडोकेन का क्या इफेक्ट होता है? क्यों ये खुद मतलब पेन का जो है ये पाथवे, उसमें किस जगह पे ये काम करते हैं? मैग्नीशियम सल्फेट, लाइडोकेन, इवन प्रेसिडेक्स, ये कहाँ काम करते हैं? जी जनाब। जी बताइए प्लीज। सर ये ये जो मैसेज में सर लिख रहे हैं ये आप बोल नहीं सकते? आप भी ऑपरेशन थिएटर में भाई, आईफोन। इकरा सलीम आपका भी वाइवा है ना, तो आप भी बोल लीजिए। आपके बच्चे रो सर रहे हैं। मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर। जी सर, मेम्ब्रेन, मैं इसलिए बस थोड़ा अवॉइड कर ये रही मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर का क्या मतलब है? हूँ। सर ये सोडियम चैनल ब्लॉकर्स वाला जिस तरह इफेक्ट लाइडोकेन का आता है। मतलब क्या है इसका? वो सर ये पंजाबी में कहते हैं, न्यूरोनल। पंजाबी में कहते हैं जेड़ा बोले वही बुआ खोले, ठीक है ना? तो भाई जब बोलोगी तो वो आपसे अंदर सवाल पूछेंगे। जी ठीक है। देखें मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर बेसिकली एक होता है, देखें पेन का पाथवे है, ठीक है? कि आप जो पेन का पाथवे है वहां पे नॉसिसेप्टर्स हैं, ठीक है? वो नॉसिसेप्टर्स जा रहे हैं, उससे फर्स्ट ऑर्डर है, फिर उसके बाद सेकंड ऑर्डर है, फिर उसके बाद थर्ड ऑर्डर है, बीच में थैलेमस आ गया है, ठीक है? और फिर आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। तो एक वो है ये पाथवे। इस पाथवे पे कहीं पर भी आप ब्लॉक कर रहे हैं ना, तो एक तो वो चीज है, ठीक है? यानी कि अगर आप जो लोकल इन्फिल्ट्रेशन कर रहे हैं, लोकल इन्फिल्ट्रेशन कर रहे हैं, या आप कोई ऐसा ब्लॉक लगा रहे हैं जिससे नॉसिसेप्टर्स ही डेड हो गए, तो वहां से इम्पल्स जाएगी ही नहीं, ठीक है? अगर आप जो जो आपके जो 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 गेट कंट्रोल थ्योरी वाला चीजें हैं, वो जाहिर बात है वो हर जगह पे हर चीज फिट नहीं हो रही, लेकिन बेसिकली जो हर चीज का आपको पता आइडिया होना चाहिए कि कौन सी चीज कहाँ कहाँ पे लग रही है, ठीक है? जो गेट कंट्रोल थ्योरी होती है, जो रब करते हैं ना, तो वो जो ए बीटा फाइबर्स होते हैं वो स्टिमुलेट होते हैं, तो वो एक थ्योरेटिकली वहां पे गेट होता है, उसको बंद कर देते हैं। उसके अंदर कैप्सिकन जो क्रीम होती है वो, उसका भी यही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। ये जो आपका ये जो टेंस करते हैं या ऑक्यूपंक्चर कहते हैं, उनका भी यही मैकेनिज्म होता है, जो इलेक्ट्रिकल थेरेपीज होती है, ठीक है? जो उसके बाद आपका जो एनसेड्स है ना, एनसेड्स का दोनों इफेक्ट आते हैं। एक तो ये कि इन्फ्लेमेशन जब कम होगी तो पेन सेंसेशन कम हो। उसके साथ साथ ये मॉड्यूलेशन पे भी काम करता है, ठीक है? क्योंकि एक रिस्पॉन्स टू पेन आता है, एक सेल्फ जो वो इंजरी होती है ना, तो इंजरी के रिस्पॉन्स में जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स आता है, एक वो एक्यूटली होता है ना, और एक उसका मॉड्यूलेशन होती है। कि मॉड्यूलेशन, जैसे मॉड्यूलेटर नाम बता रहा है ना, तो मॉड्यूलेशन भी पेन का ये जो होती है ना, सबसे पहला स्टेप पेन के पाथवे में 4 स्टेप्स होते हैं। ट्रांसडक्शन होती है, ट्रांसमिशन होती है, ठीक है, मॉड्यूलेशन होती है, और चौथी परसेप्शन होती है, ठीक है? परसेप्शन ब्रेन में होती है, और ये ट्रांसमिशन आपके ये जो फाइबर्स के थ्रू जा रही है, ये जो ट्रांसमिशन है, ट्रांसडक्शन है, मॉड्यूलेशन मॉड्यूलेशन पेरिफेरली भी होती है, और मॉड्यूलेशन सेंट्रली भी होती है, ठीक है ना? तो जो आप ये समझ लीजिए कि ये एक है ये पेन पाथवे, जहां पर ये सारी चीजें एक्ट कर रही हैं। एनसेड्स का पेरिफेरल मॉड्यूलेशन पे भी इफेक्ट आ रहा है, ठीक है? तो उसके अलावा जो आपकी ओपियाइड्स हैं, ओपियाइड रिसेप्टर्स जो हैं, वो बेसिकली उनकी जो बॉडी के अंदर भी हमारे होते हैं ना, एंडोर्फिन्स और जो एनकेफेलिन्स जो होते हैं ना, वो भी पेन के सेंसेशन को कम कर रहे होते हैं। उनका आम तौर पे इटसेल्फ कोई नॉसिसेप्शन पे एज सच नहीं इफेक्ट होता, तो वो बेसिकली कुछ जो सेंट्रल नर्व सॉरी जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो होते हैं ओपियाइड रिसेप्टर्स, वो सेंसेशंस को ब्लॉक करेंगे, सॉरी जो ट्रांसमिशन को ब्लॉक करेंगे, लेकिन एज सच उनका ट्रांसडक्शन में कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक है? ये आप को क्लियर होनी चाहिए ये बात। और उसके बाद जो आप मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग बता रही है ना, ये मैग्नीशियम सल्फेट है या लाइडोकेन है, ये बेसिकली रिस्पॉन्स टू पेन जो है वो सिंपैथेटिक डिस्चार्ज की सूरत में है। तो ये जब मेम्ब्रेन स्टेबलाइज होंगी ना, तो सिंपैथेटिक डिस्चार्ज कम होगा। जब सिंपैथेटिक डिस्चार्ज कम होगा तो टैकीकार्डिया कम होगा, जो हीमोडायनेमिक इंस्टेबिलिटीज जो आ रही हैं वो नहीं होगी, ठीक है? तो क्योंकि एक्चुअली
जो बेसिकली जो रीजनल एनेस्थीसिया भी जो हम देते हैं ना, वो एक्चुअली क्या होता है, निप द इवल इन द बड। जब जब हम एक तो हमने लोकल इन्फिल्ट्रेशन कर दी, ये सारा कुछ कर दिया, उसके बाद आपने ब्राइब कर दिया है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को या स्पाइनल कॉर्ड को कि भाई रिस्पॉन्स ना करो, जाने ना दो चीजों को, ठीक है। तो ये बेसिकली जो सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स टू पेन है ना, जो आपका जो क्लोनिडीन है या ये है आपकी जो डेक्समेडिटोमिडीन है, ये सेंट्रली एक्टिंग प्री साइनेप्टिक, प्री साइनेप्टिक, ठीक है। ये सेंट्रली एक्टिंग सेंट्रल नर्वस सिस्टम में है, और ये प्री साइनेप्टिक एक्ट करता है ये एगोनिस्ट। अब एगोनिस्ट से तो असूलन हाइपरटेंशन होनी चाहिए, लेकिन इससे तो सिवियर हाइपोटेंशन होती है, क्योंकि बिकॉज इट एक्ट्स लाइक अ ग्रैंडफादर, ठीक है। ये ग्रैंडफादर दादाबू जो है ना, वो कहता है शट अप कर दिया, कोई शोर नहीं मचाएगा। यहाँ सऊदी अरब में हम लफ्ज ये यूज कर रहे होते हैं बहुत ज्यादा, गिरगिर, नो गिरगिर, तो रिस्पॉन्स टू पेन ही नहीं आएगा, तो ना टैकिकार्डिया होगा ना हाइपरटेंशन होगी। ये उस रिस्पॉन्स टू पेन को खत्म कर दिया उसने। तो क्लोनिडीन और आपका जो डेक्समेडिटोमिडीन है, इनका ये इफेक्ट होता है। जो कैटामीन है, जो कैटामीन की जो एनर्जेसिक डोज है ना, ये थैलेमस पे एक्ट कर रही होती है आमतौर पे। तो इससे बड़ा जबरदस्त एनर्जीजिया होता है, क्योंकि ये भी एक सॉर्ट ऑफ मॉड्यूलेशन एनएमडी रिसेप्टर्स पे ये एक्ट करती है, ठीक है। तो कैटामीन का भी ये इफेक्ट होता है। लाइडोकेन और जो मैग्नीशियम यूज किया जाता है, उसमें लाइडोकेन जो है ना, वो 1 to 2 मिलीग्राम पर केजी पर आवर के हिसाब से आमतौर पे दी जाती है। ऑफ कोर्स कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन होगी तो नहीं होगी। मैग्नीशियम सल्फेट का भी आप इसी हिसाब से देते हैं। फाइबर मुझे एग्जैक्टली क्योंकि मैंने आमतौर ज्यादातर यूज नहीं किया, लेकिन मैग्नीशियम सल्फेट को आपने जहन में रखना है जब भी देना है। तो यूरिन आउटपुट ज़रूर होना चाहिए। कोई उसके ड्रग लेवल्स बेहतर है कि अगर आपका प्लान है तो आप प्री ऑपरेटिवली मैग्नीशियम लेवल्स उसके करवा लें, और फिर उसके बाद आप एक्सपेक्ट करेंगे कि मैग्नीशियम की वजह से ऑफ कोर्स गुड टू यूज इन एस्मापेटिक, एग्रीड। मैग्नीशियम सल्फेट का एक जो जेन में रखें कि न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर जो हैं वो उसके इफेक्ट को एनहांस कर देगा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ रहा है, क्योंकि ये जो मैंने आपको बताया है ना, जो मल्टी मोडल एनाल्जेसिया, ये आपको हर सर्जरी का प्रिपेयर होना चाहिए। ये मैंने आपको एक ही दफा में एक्सप्लेन कर दिया है। बाय द वे, कोई पैरासीटामोल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताएगा? पैरासीटामोल क्या होती है? सर इस एसिटामाइनोफेन सर। ये तो बहुत बहुत शुक्रिया। ये है क्या भाई, कहाँ का एक्ट कर रही है? सर क्लासिफाई तो एंटी इंफ्लेमेटरी ए, ड्रग्स ए, में एक करते हैं, मिनट, हालांकि। एक सेकंड ये इनको बोलने दो अब। जी खवातीन सर। ने को ये जवाब देने दो जी। सर परसेप्शन के लेवल पे ये एक्ट करेगा पैरासीटामोल, कहाँ फायर पर कौन से सेंटर्स पे। रिसेप्टर्स हैं? सर ये ऊपर ही आएंगे ना, थैलेमस से ऊपर सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स के लेवल पे जाके। ये प्रोपोज्ड कहते हैं कि कॉक्स 3 इनहिबिटर है ये, ठीक है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होते हैं, और इनका एंटी इन्फ्लेमेटरी रोल नहीं होता, ये ध्यान में रखें। फिर एसिटामोल डज नॉट हैव एंटी एंटी क्या नाम है इसका, एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट। एक और जगह पे ये ब्रेन में एक्ट करते हैं, जिसको हाइपोथैलेमस कहते हैं, ठीक है। ये हाइपोथैलेमस में टेम्परेचर रेगुलेशन पे इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो जो ब्रेन का जो सेट टेम्परेचर होता है ना, ये उसको कम ले आते हैं। तो जो SIRS सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जो होता है ना, वो इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर भी होता है ना। पैरासिटामोल इन्फ्लेमेशन को सेंट्रली, अब सॉरी, इन्फ्लेमेशन का जो रिस्पॉन्स है ना, उसको सेंट्रली काम कर रहा होता है डायरेक्टली। इट्स नॉट एन एंटी इन्फ्लेमेटरी, मगर इट्स अ वेरी इफेक्टिव थिंग। और आमतौर पे अगर आप इसको एडिक्वेट डोज में दे रहे हैं तो इसके कोई खास साइड इफेक्ट्स नहीं होते, ठीक है। तो पैरासिटामोल इज वेरी सेफ। एनसेड्स का हमने बता दिया, केटामीन का बता दिया। ओपियाइड रिसेप्टर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी हैं, और आपके स्पाइनल कॉर्ड में भी हैं। आई एम नॉट वेरी श्योर कि एनकेफेलिन्स का जो इफेक्ट है वो पेरिफेरली है या नहीं। डॉक्टर फ्रॉम यूके, अगर आप इस बारे में कोई कमेंट करना चाहें तो यू कैन कर डू। मेरे दिमाग में नहीं है कि ओपियाइड्स का क्या पेरिफेरली कोई इफेक्ट होता है या नहीं होता। जहाँ तक मतलब मेरी नाकिस इल्म के मुताबिक आई थिंक नहीं होता, ठीक है ना। तो ये एक आपको मल्टी मोडल एनाल्जेसिया है, प्लस आपको हर सर्जरी के अंदर लेवल ऑफ एनेस्थीसिया पता होना चाहिए, लेवल ऑफ इंसिजन, ठीक है। जब आपकी मिड लाइन इंसिजन होगी अप टू अम्बलाइकस, तो आपको कौन सा, कहाँ तक का लेवल चाहिए होगा? अम्बलाइकस का कौन सा, अम्बलाइकस कह रहा हूँ, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, जो जीफी होता है, जीफी स्टर्नम, उसका कौन सा लेवल होता है?
उसका खुद का तो सर T6 के लेवल तक है इन्वर्जन। T6 होता है, ठीक है। अम्बलाइकस T10 होता है, ठीक है। जो निपल होता है वो T4 होता है। अच्छा, अब उसमें इसमें आप एक ज़हन में रखें बात कि सिजेरियन सेक्शन का कोई लेवल पूछता है तो हम क्या बताते हैं इसको? T4। क्यों क्यों कहते हैं T4? है, ये T4 क्या होता है? देखो, तीन तरह के ब्लॉक होते हैं, एक ऑटोनॉमिक होता है, एक सेंसरी होता है, एक मोटर होता है। तो ये T4 क्या है? T4 मोटर है, T4 सेंसरी है, T4 ऑटोनॉमिक है। ऑटोनॉमिक ब्लॉक है सर। वैसे सर सेंसरी होना चाहिए क्योंकि जनरली हम सारे सेंसरी के लेवल पे चेक कर रहे होते हैं। नहीं, जब ये ब्लॉक बता रहे होते हैं ना, तो ये T4 आपको ऑटोनॉमिक चाहिए। तो जब आप T6 आप बोलेंगे ना सेंसरी, तो एक्चुअली इट इज अराउंड T4 ऑटोनॉमिक। वजह वजह ये है कि आपका जो जो एब्डोमिनल पेन होती है, उसके अंदर ज्यादा सेंसरी एलिमेंट होता है या विजरल एलिमेंट होता है? सर विजरल। विजरल होता है ना। तो जो विजरल होती है वो मिजेंट्री की होती है, तो मिजेंट्री के अंदर ऑटोनॉमिक सप्लाई होती है। तो जो विजरल का होता है वो T4 तक का चाहिए ताकि मिजेंट्री के स्ट्रेच में पेन ना हो। इसलिए जो पेशेंट को बेबी आउट होने के बाद जब पेशेंट का यूट्रस निकाल के बाहर रखते हैं और जब वो मरीज को अनकंफर्टेबल सेंसेशन होती है, वो इस वजह से होती है क्योंकि आपका ब्लॉक अच्छा नहीं होता है, T4 तक का ब्लॉक नहीं जा रहा होता है। तो इसलिए मेक इट योर हैबिट कि जब आप ब्लॉक लगाएं तो आप उसका ब्रोमेज स्केल के जरिए तो आप मोटर देखेंगे, ठीक है। उसकी सेंसरी आप टच से देख लेंगे। जो ऑटोनॉमिक है वो वी यूजुअली डोंट डू, ठीक है। तो आपको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम टेम्परेचर से देखा जाता है। तो कोल्ड आइस से आप कर सकते हैं। अगर आइस ना हो तो आपकी जो चाबी होती है ना, वो चाबी को भी आप टच करके सेंस, क्योंकि वो रिलेटिवली ठंडी होती है, या अल्कोहल अगर हो तो अल्कोहल के जरिए भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो लेवल ऑफ एनेस्थीसिया का ये कॉन्सेप्ट आप जेहन में रखें कि यूजुअली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट abdominal सर्जरीज वी आर टॉकिंग अबाउट ऑटोनॉमिक। ओके, सो दैट्स अ कॉन्सेप्ट फॉर दिस थिंग। यूजुअली जो बाकी सर्जरीज होती हैं जैसे ऑर्थोपेडिक सर्जरी है या ऐसी सर्जरी है, डेंटल सर्जरी है जिसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी, तो उसके अंदर ना सोमैटिक पेन ज्यादा है, ठीक है। उसके अंदर विजुअल पेन नहीं है, उसके अंदर सोमैटिक पेन का एलिमेंट है। तो आपको वो उसी हिसाब से ट्रीट करना होता है, इसलिए एनसेड इज ऑलवेज हेल्पफुल। ऑफ कोर्स पीपल से कि एनसेड दे रहे हैं तो रीनल प्रॉब्लम हो सकती है, एनसेड। अच्छा, एक और कॉमन मिस्टेक मिस्टेक में, पता नहीं अब ये मैं आई एम नॉट श्योर के, मुझे बताएं क्या एस्थमा में एनसेड दे सकते हैं? जी जनाब। इस्तेमाल में सर कोई ऐसी कंट्राइंडिकेशन है तो नहीं जो कौन सा सोशल कौन सा मैनेजमेंट। कौन सा एनसेड होता है जो एस्थमा में नहीं देना चाहिए, या वो आमतौर पे हम लोग यूज ही नहीं करते, लेकिन जो एस्मा में ज्यादा रिलेटेड होता है ना वो एस्प्रिन होती है। तो एस्पिरिन बाकी नहीं जो दे एनसेड हैं अगर वो एस्थमेटिक अटैक में नहीं है, प्रैक्टिकली स्पीकिंग एक्चुअली कुछ नहीं होता, मैं तो दे देता हूँ। लेकिन क्योंकि थ्योरेटिकली जो है वो, और ये एक ऐसा मिथ बना हुआ है कि जी अस्थमा के पेशेंट में, अव्वल तो बात ये है कि आपको यही नहीं पता होता। अब तो हर बंदा यहाँ पे सऊदी अरब में तो हर बंदे की कभी जिंदगी में किसी को एक दफा नेबुलाइज किया होता है ना सैल्ब्यूटामॉल से, तो उसको पकड़ के एस्थमाटिक लिख देते हैं, ठीक है। वो जब उनसे हिस्ट्री लेते हैं तो वो कभी जिंदगी में एक दफा कोई चेस्ट इन्फेक्शन हुआ होता है, तो उसमें उनको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही होती है, तो उसको पकड़ के सैल्ब्यूटामॉल इनहेलर दे देते हैं। तो वो पेशेंट की फाइल के अंदर वो लिखा जा चुका होता है एस्थमेटिक, और एक्चुअली वो कोई एस्थमा उसमें नहीं होता, ठीक है। बहरहाल एनीवेज ये इट्स अ कंट्रोवर्शियल थिंग। आप ये कह सकते हैं कि कॉशियस का लव यूज कर दें, कि यूज विद कॉशन। फिर उसके बाद ब्लीडिंग से रिलेशन, ब्लीडिंग के बारे में कुछ बातें कहते हैं कि जी एनसेड से, लेकिन ब्लीडिंग से भी इसका कोई खास रोल नहीं है, ठीक है। उसके बाद रीनल फेलियर, यस रीनल फेलियर इज अ प्रॉब्लम। अगर एक पेशेंट, कल जैसे हम जब डायबिटीज डिस्कस कर रहे थे, तो एक पेशेंट जो डायबिटिक रेटिनो नेफ्रोपैथी जिसको हो रही है, उसके अंदर आप एनसेड्स कॉन्शियसली देंगे, क्योंकि अगर आप उसमें एनसेड दिया तो उसके अंदर वो पेशेंट, और साथ उसकी फ्लूइड स्टेटस भी अच्छा नहीं हुआ, उसको हाइपोपरफ्यूजन भी हुई, उसको हाइपोटेंशन भी हुई, उसका रीनल परफ्यूजन प्रेशर्स भी आप मेंटेन नहीं कर रहे और पकड़ के आपने उसको एनसेड भी दे दिए, तो दैट विल बी अ प्रॉब्लम। तो एक्चुअली रीनल फेलियर इज रीनल जो डिसफंक्शन है ना, इट्स सॉर्ट ऑफ कॉन्ट्राइंडिकेशन, ठीक है। तो ये बात हो गई। ये मैंने मल्टी मॉडल एनजीजिया भी साथ ही आप लोगों को इसके साथ डिस्कस कर लिया है।
तो एब्डोमिनल जो सर्जरीज हैं इसके अलावा कॉमनली जो आप लोगों से एग्जाम में पूछी जा सकती हैं वो कौन कौन सी हैं, कुछ याद है? जी, ये मैंने एक सर्जरी की लिस्ट सी बनाई थी, ये जो अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे, सर्जिकल अर्जेंसी, सर्जिकल रिस्क। तो आपको जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की जो सर्जिकल रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन है ना, कि हाई रिस्क सर्जरी, इंटरमीडिएट सर्जरी, लो रिस्क सर्जरी, वो आपको आना चाहिए। तो इंटरमीडिएट रिस्क सर्जरी ये लैप कोली जो है इट्स इंटरमीडिएट रिस्क सर्जरी, रीनल ट्रांसप्लांट इज इंटरमीडिएट रिस्क सर्जरी, ठीक है। थोरेकोटमी इज इंटरमीडिएट रिस्क सर्जरी। जो एओर्टिक सर्जरीज होती हैं, लिवर ट्रांसप्लांट होता है, जो वेस्कुलर सर्जरीज होती हैं, एल्डरली पेशेंट में अगर सर्जरी होती है इमरजेंसी से, वो सब आपको रिस्क आपको क्लियरली पता होना चाहिए। जो आमतौर पे थायराइड, हमारे मुल्क के जो थायराइड होते हैं, उन बेवकूफ़ों ने, हम लोग तो उनकी रिसर्च फॉलो कर रहे होते हैं। जो हमारे पाकिस्तान का जो थायराइड होता है ना, वो आई एम 100, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे, थायराइड लिखा होगा लो रिस्क सर्जरी में, जबकि पाकिस्तान का जो थायराइड है इज नेवर लो रिस्क सर्जरी। उसकी वजह ये है कि जो इतना बड़ा थायराइड है जो नेक में पहुंचा हुआ है, जो रिट्रोस टनल पहुंचा हुआ है, आई डोंट थिंक सो कि इट शुड बी कंसिडर, क्योंकि हेड एंड नेक सर्जरी जो है इट्स इंटरमीडिएट रिस्क, ठीक है। जो नेक नेक डाइसेक्शन वगैरह होती है, तो एक्चुअली पाकिस्तान, आप ये बता सकते हैं कि जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का जो रिस्क सर्टिफिकेशन है उसके हिसाब से थायराइड सर्जरी, सिंपल थायराइडेक्टमी जो है इट्स अ लो रिस्क प्रोसीजर, लेकिन हमारे सर्जरी के हिसाब से वो एटलीस्ट इंटरमीडिएट रिस्क है, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर ये जो है ना, ये आप हर सर्जरी के लिए अपनी प्रैक्टिस करें कि यूरियल ड्यूरेशन कितना होता है, पेशेंट की पोजीशन कौन सी रिक्वायर्ड होती है। हर पेशेंट के अंदर डिफरेंट पोजीशन, ये जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है ना, जब उसमें पोजीशन बनाते हैं, टेबल अप करते हैं, हेड साइड अप करते हैं, रिवर्स टेंडल वर्क करते हैं, तो ट्यूब डिस्कनेक्ट हो सकती है। अगर सर्किट प्रॉपरली आपने नहीं किया तो ट्यूब डिसलॉज हो सकती है, क्योंकि वो जब सर्किट को अगर आपने रिलीज नहीं किया, आपने पेशेंट की नेक को प्रॉपर पोजीशन नहीं किया, तो नेक भी उसकी एक साइड पे जा सकती है। तो आपने प्रॉपर हेडरिंग भी रखना है। तो ये सर्जरी जो पोजीशनिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स है ना, वो आपको हर सर्जरी की और हर पोजीशन के हिसाब से टिप्स पे होनी चाहिए, क्योंकि वो वहां पर आपसे पूछेंगे नहीं, लेकिन उसके नंबर होंगे, तो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। लेवल ऑफ एनसीएन, लेवल ऑफ एनेस्थीसिया रिक्वायर्ड, कोई क्रिटिकल स्टेप, जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का क्रिटिकल स्टेप हमने डिस्कस कर लिए हैं। ट्रोकार इंसर्शन इज अ क्रिटिकल स्टेप, न्यूमोपेरिटोनियम इज अ क्रिटिकल स्टेप, और उसके बाद जब इंसफलेशन से जो CO2 का हो रहा है, तो वो एक क्रिटिकल स्टेप है। तो आपको हर सर्जरी का क्रिटिकल स्टेप पता होना चाहिए। जैसे कोई ऑर्थोपेडिक सर्जरी है, तो ऑर्थोपेडिक सर्जरी में जो टॉर्निके लगा रहे हैं और खोल रहे हैं, इट्स अ क्रिटिकल स्टेप। बोन सीमेंट लगा रहे हैं, इट्स अ क्रिटिकल स्टेप, ठीक है। जब वो ठक 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 कर रहे हैं, तो उस टाइम पर एनाल्जेसिया ज्यादा की जरूरत है, ठीक है। तो ये आपको ये ज़हन में होना चाहिए कि हर सर्जरी के कुछ क्रिटिकल स्टेप्स होते हैं। जैसे एओर्टिक सर्जरी है, तो वो क्लैंपिंग वाला चक्कर है, वो क्लैंपिंग क्रॉस क्लैंपिंग वाला आ गया। तो इस तरह आपको तो ये आप अगर आप डिफॉल्ट ये अगर आप याद करें तो आपके लिए आसानी होगा। कोई ऐसी सर्जरी है जिसमें कोई स्पेशल मॉनिटरिंग की जरूरत है, ब्लीडिंग का ज़्यादा रिस्क है, तो ब्लीडिंग के रेफरेंस से क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है? हाँ, आपको वार्मर चाहिए, आपको मैसिव ट्रांसफ्यूजन प्रोटोकॉल एक्टिवेट करने की ज़रूरत पड़ सकती है, सेल सेवर का आपके जहन में आ जाएगा, ट्रांसएमिक एसिड का आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो रैपिड इन्फ्यूज़र सिस्टम हो गया, वार्मर हो गया, थ्रोम्बोइलास्टोग्राफी, टैग या रोटम आ गया, ये सारी चीज़ें आपसे उससे रिलेटेड आ जाएंगी। कोई ऐसी सर्जरी है जिसके अंदर मल्टीपल टीम्स की इन्वॉल्वमेंट है, तो वो आ जाएगी। तो ये बेसिकली इस तरीके से आपको वो मतलब पता होना चाहिए ये बात ना, कि कोई स्पेसिफिक, जैसे फॉर एग्जांपल मेडिसिन, तो कोई ऐसी सर्जरी इसमें कंट्रास्ट दिया जा रहा है फॉर एग्जांपल, तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कि वो उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अगर कंट्रास्ट दे रहे हैं तो कंट्रास्ट इंड्यूस प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसी तरीके से देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच यू शुड बी नोइंग अबाउट। तो ये अगर आप याद करें इस तरीके से कि हर सर्जरी को इसके अंदर फिट करें, तो आपको ये फायदा होगा। अब हम एक नज़र मारते हैं कि कौन कौन सी रोबोटिक सर्जरीज लाइक, रोबोटिक सर्जरीज लाइक दिस वन, क्या उसको कहते हैं, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। प्रैक्टिकली मैंने, मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने किंग फैसल में रोबोटिक सर्जरीज भी करवाई हुई है। तो रोबोटिक सर्जरी में आप जो है वो आपको नॉक डाउन कर देना है पेशेंट को, और आपने आप उसके अंदर न्यूरोमस्कुलर स्टिमुलेशन करके रखें, आपका PTC काउंट का फॉलो करें तो इट्स बेटर, ठीक है। क्योंकि इसमें पेशेंट हिलेगा नहीं, अगर पेशेंट हिलेगा
तो उनकी सारी एक्यूरेसी, सारा जो है ना सर्जरी की तबाही हो जाएगी। ठीक है। तो हर्निया की सर्जरी, अच्छा हर्निया के रेफरेंस से भी कुछ बातें कर लेते हैं, कुछ बातें ज़्यादातर तो हमने कर ली हैं। हर्निया जो है ना ज़्यादातर यहाँ पर लेप्रोस्कोपिक अब इंटरनेशनली होते हैं, लेकिन हर्निया में आपको टाइप ऑफ हर्निया पता हो। ठीक है। उसका क्या नाम है इसका, रिड्यूसेबल है या रिड्यूसेबल है, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्टेड तो नहीं हो गया, ठीक है, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, ये सारी चीज़ों का आपको थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए कि ये क्या होता है, उसमें कंटेंट क्या है। क्योंकि अगर गट आ रही है तो उसकी वजह से ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। रीडू तो नहीं है। फिर उसके बाद अगर वो जो है आपकी, जो लगाते हैं मैश लगाते हैं, तो मैश इन्फेक्टेड होने का खतरा होता है, इसलिए आपने उसको प्रॉपर एंटीबायोटिक्स ज़रूर देनी है। फिर उसके बाद यूजुअली जो मैश वाली सर्जरी होगी वो उसका ड्यूरेशन रिलेटिवली ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू सिंपल हर्नियोटमी। ठीक है ना। तो ये सारी बातें आपके जहन में होनी चाहिए, सीएन का पता होना चाहिए। अच्छा उसके बाद ये देखें, परफोरेशन, ऑब्स्ट्रक्शन, वैस्कुलर रीओपनिंग, कैंसर है तो कैंसर से रिलेटेड सारे कंसर्न आ जाएंगे। कैंसर के बारे में मैंने पिछली दफा भी डिस्कस किया था, मैंने आपको बताया था कि कैंसर में जो एब्डोमिनल सर्जरीज के रेफरेंस से इंपॉर्टेंट चीज है कि कैंसर किसी वैस्कुलर स्ट्रक्चर को एनगल्फ तो नहीं कर रहा, या वैस्कुलर स्ट्रक्चर के करीब तो नहीं है, क्योंकि उसमें फिर अगर जब उसको मोबिलाइज करने की कोशिश करेंगे तो पेशेंट में सडनली ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है। बाकी ये सारी एब्डोमिनल सर्जरीज ही हैं। ये मैंने इसमें एक मैंने क्या बताया था आपको, एक मिनट। हाँ, एक मुझे एक पिछली दफा यहाँ पे कोई कह रहा था हाईपैक, हाईपैक का नाम सुना है आप लोगों ने, हाईपैक सर्जरी, ये देखिए, हाइपरथर्मिक इंट्रापेरिटोनियल कीमोथेरेपी सर्जरी, ये इसको ना साइटो सर्जरी भी कहते हैं। ठीक है। इसमें बेसिकली ये भी मेरी, फिर मैं कहूँ कि मेरी खुशकिस्मती है, मैंने ये भी करवाया हुआ है किंग फैसल में। अल्लाह ने मेरे पे ऐसा कोई करम किया है कि नहीं तो हम लोगों को आमतौर पे इस तरह की सर्जरी सिर्फ हम किताबों में पढ़ते हैं, हमें कभी देखने का नहीं मौका मिलता। इसमें बेसिकली इट्स लाइक अ लेप्रोटमी। ठीक है। इसमें लेप्रोटमी करके ट्यूमर को निकाल देते हैं, फिर एक इसमें क्लोज लूप बनाया जाता है। तो जो परफ्यूनिस्ट होता है, बेसिकली परफ्यूनिस्ट ही करता है, उसको एक क्लोज कर देते हैं, और उसके अंदर अंडर हाई टेम्परेचर अराउंड 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर लेके जाते हैं, और उसमें वो कीमोथेरेपी सर्कुलेट करती है फॉर अराउंड 60 मिनट्स। ठीक है। तो इसके अंदर आपके लिए क्या है कि इट इज एसोसिएटेड विद सिवियर पोस्ट ऑपरेटिव पेन। तो आपको इसके अंदर वहां पर जो प्रोटोकॉल था कि एपिड्यूरल को टनल किया जाता था। अब मेरा सवाल ये है कि आप लोगों को एपिड्यूरल की टनलिंग के बारे में कुछ पता है, ये क्या चीज होती है? जी सर, इसे सर पहले करते हैं ताकि पेशेंट की पोजीशन चेंज होने से जो है ना वो डिसलॉज ना हो जाए। ये कोई इंडिकेशन नहीं है। नहीं, अच्छा इंडिकेशन सर आप पूछ रहे हैं। इंडिकेशन हम नॉर्मली उस सूरत में करते हैं जो हम करते हैं यहाँ पे कि जब प्रोलॉन्ग्ड हमने एपिड्यूरल रखना हो आईसीयू हाँ, के अंदर पेशेंट। देखो ना, सही बात बताओ ना, ये आपने जो सर मैंने दूसरी समझ। बात बताई है, दूसरी बात बताई है कि अगर पेशेंट को आपने लेबर एनाल्जेसिया के लिए एपिड्यूरल, उससे ज्यादा तो पेशेंट अनकंफर्टेबल कोई नहीं होती ना, तो फिर इसका मतलब है लेबर एनाल्जेसिया के एपिड्यूरल को भी आपको टनल करना चाहिए फिर तो। नहीं नहीं देखो, सर, हम नहीं करते हैं। एग्जामिनर जो होता है ना, उसको आप इस तरह के सवाल से आप उसको खारिज कर रहे हो। ठीक है। तो खुदा के वास्ते एग्जामिनर को खारिज ना करना, क्योंकि मैं तड़प गया हूँ आपके इस आंसर से कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो इसका मतलब है मैं ये हाइपैक के रेफरेंस से पूछ रहा हूँ, तो मैं किसी और रीजन से पूछ रहा हूँ ना, क्योंकि इसको प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन में रखते हैं और उसमें जब आप स्किन के अंदर टनल कर देते हैं तो उसका इन्फेक्शन के चांसेस रिलेटिवली आप डिले कर देते हैं। जो इन्फेक्शन जाना है वो तो जाना ही जाना है, वो पता नहीं 1 सेंटीमीटर पर डे समथिंग लाइक दैट, इस तरह का कोई होता है, मुझे भूल गया है, तो इस तरह की कोई कहानी होती है। दूसरे इसमें एक ये चीज होती है, पेन हो गई, दूसरी प्रोलॉन्ग सर्जरी होती है। प्रोलॉन्ग सर्जरी से रिलेटेड और सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो ये होती है कि जब पेशेंट 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है ना, उसको सीवियर सिस्टेमिक उसकी वेजोडाइलेटेशन होती है, उसको एसवीआर उसकी बहुत कम होती है, तो इन पेशेंट्स के अंदर कार्डिक आउटपुट मॉनिटर किया जाता है। ठीक है। कार्डिक आउटपुट मॉनिटर किया जाता है, उसके अंदर एसवीआर, उसके अंदर एक्स्ट्रा लंग वाटर और वो सारी चीजें देखी जाती हैं, ताकि, और इस वक्त जब ये हो रहा होता है तो उस वक्त नॉरएपिनेफ्रिन दी जाती है। ठीक है। ताकि उसकी एसवीआर को कोप किया जाए। प्रॉब्लम सिर्फ ये होती है कि जब पोस्ट ऑपरेटिवली पेशेंट जो है ना, उसका फ्लूइड बैलेंस आउट होने की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं।
क्योंकि ये पेशेंट जब सिवियरली वेजोडायलेटेड होता है ना, तो उसकी एसवीआर, उसका ब्लड प्रेशर मेंटेन नहीं होता और वो डिहाइड्रेशन में होता है, उसकी वजह से रीनल शटडाउन हो सकता है, उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो हाईपैक सर्जरी का सिर्फ आप ये जहन में रखें कि इट्स अ लेप्रोटमी फॉलोड बाय कीमोथेरेपी परफ्यूज्ड अंडर हाई टेम्परेचर फॉर अराउंड 60 मिनट्स। आमतौर पे ये सर्जरी को, इसके साथ एक चीज़ को जमा किया जाता है, वो होती है इंट्रा IORT, इंट्रा ऑपरेटिव रेडिएशन थेरेपी। ठीक है, वो उसमें हमने कुछ नहीं करना होता। वो एक कोई रेडिएशन का उनका होता है, मशीन होती है जिसके ज़रिए वो उस जगह पे फोकस करते हैं। वो इट्स अगेन अ लेंथ टायरसम प्रोसीजर के पेशेंट थॉरली ब्लॉक होना चाहिए, क्योंकि उनका अगर वो मरीज थोड़ा सा भी हिलेगा ज़्यादा तो उससे उनका जो एरर आ जाएगा, जो उन्होंने जिस जगह पे फोकस करके रेडिएशन देनी है वो जगह में एरर आ जाएगा। तो ये एक दो बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। बाकी कुछ सर्जरीज के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। विपल विपल आपको पता ही है, जो सीए पैंक्रियाज के लिए होता है, प्रोलॉन्ग प्रोसीजर होता है, बहुत बड़ी इंसिजन होती है और उसके अंदर ब्लीडिंग हो सकती है। कॉम्प्लिकेशन जो जो अगर वो सीए पैंक्रियाज है तो सीए से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। पोस्ट ऑपरेटिव पेन बहुत सिवियर होगी, आपको इसमें एपिड्यूरल लगाना होगा, या अगर पेलिएटिव सर्जरी के तौर पे हो रहा है तो उसके अंदर और मजीद चीज़ें होंगी। ठीक है, तो ये सर्जरीज का आप एक एक पढ़ेंगे ना तो आपको थोड़ी थोड़ी एक एक दो दो बातें एक्स्ट्रा पता चलेंगी, ज्यादातर बातें कॉमन है। ठीक है ना, ये इसमें ना मतलब आप ये बेरिएटिक्स, हाँ बेरिएटिक सर्जरी जो होती है उनमें क्या बात होती है, स्लीव गैस्ट्रेक्टमी या गैस्ट्रिक बाईपास या बेंडिंग, ये जो बेरिएटिक पेशेंट्स हैं उनमें क्या कंसर्न्स होते हैं? सर पर एयरवे ओबीज इन्फेक्शन। होते हैं, डायरेक्ट कार्डियोवास्कुलर इश्यूज होते हैं। मतलब ओबेसिटी रिलेटेड जो कंसर्न्स हैं वो तो हैं ही हैं। इस वक्त हम क्योंकि सर्जरी रिलेटेड ज्यादा बात कर रहे हैं, तो सर्जरी रिलेटेड सोचें। जो बेरिएटिक सर्जरी होती है ना, उसमें स्टमक को जो शॉर्ट कर रहे होते हैं, तो वो जिस जगह पे स्टमक होता है उसके पीछे कोई खतरनाक वेसल्स होती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल उसके पड़ोस के अंदर ना मेजर वेसल्स होती हैं। वीना कैवा भी होता है, एओर्टा भी होता है, और बड़ी बड़ी वेसल्स जो है वो सिलियक ट्रंक निकल रहा होता है। तो ये इस सर्जरी के अंदर खुदा न खास्ता अगर वो बाय एनी एरर, बड़े एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन अगर उसके अंदर उन्होंने ब्लीडिंग कर दी तो इट कैन बिकम फेटल। ठीक है, क्योंकि उसमें इतनी सिवियर ब्लीडिंग होगी कि आपके, इसीलिए लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के अंदर आप जहन में रखें, सॉरी ये बेरिएटिक सर्जरी के अंदर आप जहन में रखें कि एक तो इन पेशेंट्स के अंदर आईवी लाइंस लेनी ऐसे ही इटसेल्फ एक प्रॉब्लम होता है। ठीक है, इसलिए आपको आईवी लाइन को प्रॉपरली फिक्स करना है और आपको आईवी लाइन एक्स्ट्रा ज़रूर लेनी है। मैंने खुद अल्हम्दुलिल्लाह बकल्लम खुद मैं अपनी शदीद नर्व्स कर चुका हूँ कि वो पेशेंट गलती से उन्होंने प्रॉपरली उसका हाथ बांधा नहीं, उसका हाथ फॉल किया, फॉल किया, उसकी आईवी लाइन खींची, आईवी लाइन निकल गई। ठीक है, और उसके अंदर जो ये इसकी पोजीशनिंग वो ऐसी को करते हैं कि ऑलमोस्ट मरीज को खड़ा ही कर देते हैं। ठीक है, वो इतना हेड अप करते हैं कि वो बिल्कुल रिवर्स रेंडलम। तो उसमें जब सर्जरी शुरू होती है, लेप्रोस्कोप आपने डाला, आपने अगर उसको ज्यादा एडिक्वेट फ्लूइड नहीं दिया और पेशेंट का पोजीशन भी इस तरह की हो गई है कि जिसमें पूलिंग हो रही है और उस वक्त आपकी आईवी लाइन भी निकल जाए, तो ये मरीज से पहले आप मर सकते हैं। ठीक है, सेंट्रल लाइन ओके, बट पर सेंट्रल लाइन डिपेंड करता है। सेंट्रल लाइन या आर्टीरियल लाइन जो है वो इट ऑलवेज इन्वेसिव। आप वाइड, अगर आपके पास वाइट बोर्ड की कैनुलास हैं तो यू कैन काउंटरैक्ट, लेकिन बहरहाल इट्स अ बिग कंसर्न। बेरिएटिक सर्जरी के हिसाब से आपको ये बात जरूर पता होनी चाहिए। दूसरे बेरिएटिक सर्जरी में अक्सर जब वो स्टमक को निकालते हैं तो साथ ही कोलेस्टेक्टमी भी कर देते हैं। वो क्यों, कुछ है आइडिया वो क्यों करेंगे? जी, सर डिमांड कम हो जाती है क्या मतलब है डिमांड कम हो जाती है? बाइल बाइल की सर, एंजाइम्स की, डाइजेशन के हवाले से। वेरी गुड। तो स्टेसिस की वजह से अगर उस वक्त उसको स्टोन स्टोन फॉर्मेशन। नहीं है तो थोड़े दिनों के बाद उसको स्टोन जरूर बन जाएगा। ठीक है, तो इसलिए वो अक्सर औकात जब वो करते हैं तो उसमें वो भी निकाल देते हैं। ठीक है, और वैसे ये आपका कंसर्न नहीं है, लेकिन बेसिकली आपको, मैं आपको देखें, मैं आपको एक विजन दे रहा हूँ। ये सिर्फ मैंने आपको, वह एग्जाम तो पास हो ही जाना है, आपको ये बातें पता होनी चाहिए। जब आप एफसीपीएस करके कहीं सड़क पे निकले तो आप लोगों को ये बातें पता नहीं होंगी तो आपको यकीन करें बड़ी शर्मिंदगी होगी, क्योंकि मैं सऊदी अरब में आके मैं बेइज्जती करवा के ये सारी बातें सीखी हैं। इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप लोग कहीं इंटरनेशनल फोरम पे कहीं जाएं तो आपको ये बातें ना पता हो।
पेशेंट्स में, बेरियाटिक पेशेंट जो पोस्ट ऑपरेटिवली एक बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशंस होती है ना, वो होती है विटामिन्स और मिनरल्स और इन सारी चीज़ों की डेफिशिएंसी। तो इन पेशेंट को प्रॉपरली न्यूट्रिशनिस्ट को पोस्ट ऑपरेटिवली रेफर करना चाहिए, क्योंकि इनके अंदर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस और जो इनकी जो विटामिन्स की जो डेफिशिएंसी है उसकी वजह से सीवियर प्रॉब्लम्स हो सकती है। ठीक है, तो ये हैं चीज़ें। तो आप लोग इसमें देखें मजीद जो है ना हाफियों, मतलब आप फिर इंशाल्लाह हम यहाँ से कंटिन्यू कर लेंगे, क्योंकि मैं थक फिर। हाँ, एक ये मैंने एक चीज़ लिखी लिखी है, ये कहीं ये भी एक कोई बिल्कुल एक लेटेस्ट चीज़ है, ये मैंने कभी देखा नहीं है क्योंकि ये अभी तक शुरू नहीं हुई है, लेकिन नेचुरल ऑरिफिस सर्जरी है ये। ठीक है, नेचुरल ऑरिफिस सर्जरी में एक्चुअली वो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, जो है ना नेचुरल ऑरिफिस सर्जरी, उसमें पोस्टीरियर फॉर्निक्स या अम्बलाइकस या इवन अपर एब्डोमिनल, ठीक है, जो उस तो इसके अंदर मिनिमम जो है वो कोई कट नहीं होता। तो ये नेचुरल ऑरिफिस सर्जरी में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है, इसके लिए कोई स्पेशल किस्म के होते हैं इक्विपमेंट, जो कि एक पाइपलाइन में एक चीज़ है, भी अभी तो आपके लिए नहीं है। बाकी फियोक्रोमोसाइटोमा के अंदर मेडिकल मैनेजमेंट ज़्यादा है, हमारे सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स लाइक एनी अदर सर्जरी। ठीक है, हेपेटिक रिसेक्शन, लिवर ट्रांसप्लांट तो जाहिर बात है आप लोगों की डोमेन में नहीं है, लेकिन बहरहाल आपको ये पता होना चाहिए। टिप्स जो होता है ना, ये आमतौर पे इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट करता है। ठीक है, ये जो है ना लिवर की जो सीए है, उसके अंदर ये उसकी वेसल को उसकी ब्लड सप्लाई को कम करने के लिए सर्जरी होती है। उसके बाद ठीक है, ये कोलोस्टमी रिवर्सल, अच्छा कोई भी सर्जरी हो जहन में रखें, आपको रीजन पता होनी चाहिए कि वो सर्जरी क्यों हो रही है। ठीक है, अगर आपको वो रीजन का नहीं पता तो आप हो सकता है कोई चीज मिस कर जाए। कोई अगर ट्यूमर है तो ट्यूमर की लोकेशन, ट्यूमर का नेचर, सिक्रीटिंग ट्यूमर तो नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर हो सकता है आपने उसे पूछा ही नहीं, पता लगे वो कार्सिनाइड है, फिर क्या करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई भी ट्यूमर है एब्डोमिनल या एब्डोमिनल कोई भी सर्जरी है, उसकी रीजन क्या है। ठीक है, तो आपको उसके बारे में पता, रेक्टल बायोप्सी या कोई भी ऐसा प्रोसीजर कि जिसके अंदर ओरिफिस के है ना एनल इन्वॉल्वमेंट है या सर्वाइकल इन्वॉल्वमेंट है, वेजाइनल प्रोसीजर है, तो उसके अंदर वेगल इन्वॉल्वमेंट की वजह से ब्रेडिकार्डिया हो सकता है। आपको इस चीज़ का जहन में रखना चाहिए। ठीक है, ईआरसीपी के देखें, जहन में रखें कि ईआरसीपी जो है वो आउट ऑफ ओआर, अभी मैंने कुछ बातें तो आपको बता ही दी थी। ईआरसीपी की मुख्तलिफ इंडिकेशंस होती हैं। अगर ये सेमी प्रोन पोजीशन में किया जाए और एक्सपर्ट सर्जन हो, प्रोन प्रॉपर प्रोन में ना हो, तो इट कैन बी डन अंडर सिडेशन एज वेल। प्रोन के अंदर एयरवे को मेंटेन करना मुश्किल हो सकता है। दूसरी बात ये कि इसके अंदर वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन अ डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया, तो या तो आप उसको टीवा टीसीआई के जरिए कराएं ताकि आपका एक फिक्स्ड डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया रहे, उसके अंदर आप ऐसी मेडिकेशंस दें, डेक्समेडिटोमेडीन का बहुत रोल होगा। अच्छा, एक एक क्वेश्चन प्रैक्टिकली मुझे बताएं कि ओपीआइड्स का कोई इसमें प्रॉब्लम होती है ईआरसीपी करते हुए। उसके साथ सर जी, वॉमिटिंग। स्फिंक्टर ऑफ ओडियाई को वो रेस्ट्रिक्ट करते हैं ओपियाइड्स। वेरी गुड इलेक्ट्रा, आपको पता है। ठीक है, तो बेसिकली स्फिंक्टर ऑफ ओडाई की टोन बढ़ाते हैं हर ओपीआइड, ये लिखा हुआ है कि कोई ज्यादा करता है कोई कम करता है। तो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि मैं आमतौर पे ईआरसीपी करवाते हुए ओपीआइड्स नहीं यूज करता, या मैं थोड़ा सा जो है वो कैटामीन बहुत ही मामूली डोज में, या फिर ये जो होता है ना आपका ये प्रेसिडेक्स। ठीक है, तो उसमें उसको फिर ओवरकम करने के लिए उनको ग्लूकागोन देना पड़ता है या नो स्पा देना पड़ता है। ठीक है, तो ये एक और मेरा क्वेश्चन है, ये भी मैंने प्रॉपरली, मैंने कभी इस पे प्रैक्टिकली मुझे नहीं समझ आता इस चीज़ का, लेकिन मैंने देखा है कि ग्लाइकोपारोलेट देने से भी वही इफेक्ट आता है जो नो स्पा से आता है, क्योंकि हैं तो एक ही एंटीकोलिनर्जिक ना, तो कुछ ना कुछ उससे इफेक्ट आ जाता है। तो मैंने कई दफ़ा तो मैं मेरे पेशेंट्स में उनको नहीं देने की ज़रूरत पड़ती थी नुस्खा, क्योंकि मैं अक्सर औकात इन लोगों को ग्लाइकोपारोलेट देता था टाइट्रेटेड विद प्रेसिडेक्स, क्योंकि प्रेसिडेक्स से ब्रेडिकार्डिया होता है। तो प्रेसिडेक्स याद रखें, एक ऐसी मेडिकेशन है कि जो ना छेड़ मलंगा नू ए पै जान के टंगा नू, अगर आपने प्रेसिडेक्स को थोड़ा सा ज़्यादा डोज में दिया तो वो तबाही मचा सकती है। इवन पोस्ट ऑपरेटिवली बहुत सीवियर ब्रेडिकार्डिया ये कर सकती है, इवन पैकू के अंदर। तो इसलिए इसको बहुत एहतियात से देना चाहिए और कस्टमाइज किस्म की डोज होनी चाहिए, जो किताबों में डोज लिखी हुई है इट्स नेवर नेवर नेवर, बिकॉज ये रिलेटिवली न्यूअर मेडिकेशन है इन ओआर, इट वाज बीइंग यूज्ड इन आईसीयू। ठीक है,
तो आईसीयू के अंदर और कोई दवाई नहीं दी जा रही होती, उसको सीवोफ्लोरेन नहीं चल रहा होता, उसको और चीजें नहीं चल रही होती। तो जो इसके साथ जो जब आप दे रहे होते हैं ना ऑपरेशन थिएटर में, तो आपने और भी मेडिकेशन दी हुई हैं। तो अगर आपने बाकी सारी चीजें भी दी हुई हैं, ओपिएट्स भी दिए हुए हैं, अब आप साथ आप उसको प्रेसिडेक्स भी देंगे, तो इट इट कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। तो जो डोज है वो ऑलवेज, इट्स ऑलवेज गुड टू गिव मिनिमम डोज ऑफ प्रेसिडेक्स। एंड इफ यू वांट टू रिपीट इट और इफ यू वांट टू इंक्रीज द डोज, यू कैन इंक्रीज इट एनी टाइम। अगर आपने ज्यादा दे दिया तो फिर आप उसको निकाल तो नहीं सकते ना ब्लड में से। तो मेरा ख्याल है कि एब्डोमिनल सर्जरीज के लिए तकरीबन ये डिस्कशन हमारी मोर देन एनफ है। इंशाल्लाह फिर हम अगले ज़िंदगी बखैर, मैं क्योंकि अगले यहाँ पर नेशनल डे है, तो मैं कल भी सेशन ले सकता हूँ इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर। परसों शायद छुट्टी होगी, तो अगर आप लोग फ्री होंगे तो इंशाल्लाह कर लेंगे। तो बाकी है कि आप लोगों को किसी भी वक्त कोई भी सवाल पूछना है तो जस्ट स्टे इन टच। मेरी आप लोगों से ये गुजारिश है कि देखें, प्रैक्टिकल चीज़ों के ऊपर गौर करें। आप इन इन चीज़ों को प्रैक्टिकल ओरिएंटेड पढ़ें। और आपको सर्जरीज के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं आपको सर्जरी के बारे में पता होगा तो आप वहाँ पर बहुत फंस सकते हैं। कोई भी एग्जामिनर आपको, खासतौर पे लॉन्ग केस में, वो बिल्कुल फ्री होते हैं। तो अगर आपको पता ही नहीं है कि सर्जरी में क्या प्रॉब्लम है हो सकती है, मैंने कोई बहुत ज़्यादा सर्जरी की, मैंने आपसे कौन से सर्जिकल स्टेप्स बताए हैं? मैंने तो आपको सिर्फ वो एंटिसिपेशंस बताई हैं जो हमारी तरफ है और हमें पता होनी चाहिए। पोजीशन रिलेटेड है, कोई क्रिटिकल स्टेप है, फ्लूइड कब देना है, कब आपने डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया को बढ़ाना है, कौन सी सर्जरीज में कौन कौन सी चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। जो कैंसर सर्जरी है तो आप पेन रिलेटेड आपको बातें होंगी, पेलिएशन हो सकती है, स्प्रेड हो सकता है, वैस्कुलर इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी का ये के इफेक्ट्स हो सकते हैं, हो सकता है उनको स्टोमा बना हुआ हो, न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको नहीं पता होंगी तो फिर आपको वहाँ पे ऑपरेशन में एनेस्थीसिया में आप सेफ एनेस्थेटिस्ट नहीं है। ठीक है, तो मेरा ख्याल है अभी हम ख़त्म करते हैं। अगर कोई कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है। जी शाहिद। नहीं सर, क्वेश्चन कोई नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, अल्लाह तुम्हें कामयाबी दे। और बाकी जो लोग खामोश हैं उनको अल्लाह बोलने की तौफीक दे। जो इस ऑपरेशन थिएटर में बैठे हुए हैं वो उनकी एक्सेप्शन है, लेकिन जो बाकी लोग नहीं बोल रहे, ये एस अली कौन है, ये डॉक्टर साहब कौन है, ये अवैस साहब कौन है, ये एनेस्थेटिस्ट साहब कौन है। एक तो यार ये बड़ा अजीब लगता है, आप लोग नाम क्यों नहीं लिखते हैं? ठीक है, नाम लिखा करें ना, ताकि अगले बंदे की आप आइडेंटिटी, वी आर ऑल प्रोफेशनल्स। ठीक है, तो आप लोगों को मेरा ख्याल है कि जूम पे अपना नाम लिखना चाहिए, ताकि मतलब आपकी आइडेंटिटी तो पता चले ना। देखें, याद रखें, एग्जाम के अंदर ना ये बहुत छोटी छोटी चीजें, ये इट गिव्स यू अ कॉन्फिडेंस। अगर आप डरते रहेंगे, कंफ्यूज रहेंगे, तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक और स्टे इन टच। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह फिर बात होती है। थैंक यू सर, थैंक यू अच्छा, और आखिरी सर। गुजारिश ये है कि मैंने ना ये जो आप लोगों को कल भी ये प्लेलिस्ट दिखाई थी, इसमें मैंने सर्जरी बेस्ड डिस्कशन काफ़ी सारी मैंने ना डिस्कस की हुई है, ख़ास तौर पे ऑर्थोपेडिक की, तो वो मैंने इसलिए ज़्यादा टच ही नहीं की है, वो हम बाद में कर लेंगे। देखिए, मैंने आपको बेसिक बेसिक थ्योरी मैंने आपको बता दी है। अब इसके अंदर थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं जो डिफरेंट होंगी, और आपको बहुत सारी इसमें मिलेंगी। फिर जो नई सर्जरी आपको समझ आती, सर्जरी को फोकस करें, सर्जरी को फोकस करें, पेशेंट ग्रुप्स को फोकस करें, और फिर डिजीजेज है नंबर 3 पे। ये आप प्रैक्टिस करते रहें, यकीन कीजिए एग्जाम इज नॉट दैट मच हॉन्टिंग जितना हम लोग बना लेते हैं, क्योंकि हम मेथोडिकल पढ़ाई नहीं करते। और मेथोडिकल पढ़ाई इसलिए नहीं करते क्योंकि हमारे दिमाग के अंदर ये बात बैठी हुई है कि कोई हमें किताब पकड़ा दे हाथ में, हम किताब पढ़ के पास हो जाए। मैंने आपसे जो डिस्कशंस की हैं, बहुत सारी चीजें किताबों में लिखी हुई हैं, लेकिन इस तरीके से नहीं लिखी हुई जिस तरीके से मैंने आपको बताई है। वहां पर आप नेचुरल लगेंगे अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, तो ये इनमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो सर्जरी बेस्ड है। तो बहुत सारी असल में टाइम नहीं मिलता, फिर बीच में छोड़ देता हूँ। ये डेंटल प्रोसीजर को भी किया हुआ है मैंने, एंडोस्कोपी को भी किया हुआ है, एमआरआई को भी किया हुआ है। डे सर्जरी, हाँ डे सर्जरी पूछा जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान में डे सर्जरी का इस तरह कॉन्सेप्ट नहीं है बाकायदा। डे सर्जरी अलग से यूनिट नहीं होते, लेकिन डे सर्जरी में इंक्लूजन क्राइटेरिया, एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, डे सर्जरी में चैलेंजेस क्या वजह से, फॉर एग्जांपल अब डे सर्जरी में कोई के आई है सर्जरी जिसमें आप यूजुअली स्पाइनल लगाते हैं, क्या डे सर्जरी में स्पाइनल लगाना अच्छा है? बताइए। अच्छा तो नहीं सर, लेकिन लगाया जा सकता है। कैसे लगाया जा सकता है? आप उसको फर्स्ट इन द लिस्ट करें। ठीक है,
क्योंकि डे सर्जरी जी रियली पेशेंट को, अगर आपको पेशेंट को एडमिट करना पड़े क्योंकि उसका यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, रिटेंशन रिटेंशन हो गई है, पेशेंट रिटेंशन मूव नहीं कर पा रहा, आप उसको स्ट्रेचर पे घर तो नहीं भेजेंगे ना। जी सर। समझ आई। तो जहां पर डे स्पाइनल लगाया जाता है वहां पर वो आपने जो दवाई बोली थी ना मैं पीवाकेन, वो दी जाती है, या 2-3 प्रोकेन दी जाती है, जिसका इफेक्ट जल्दी खत्म हो जाए। ठीक है ना। तो सही। एक्चुअली डे सर्जरी में आप बता सकते हैं कि इफ यू हैव एनी डाउट कि पेशेंट माइट एम्बुलेट लेट, सो इट्स बेटर नॉट टू गिव स्पाइनल। ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अगर आपने लगाया है डे सर्जरी में, तो डे सर्जरी के वो आपसे पूछेंगे कि कब डिस्चार्ज करेंगे। तो डिस्चार्ज के अंदर एक एम्बुलेशन इंपॉर्टेंट है। अपर लिम की ब्लॉक्स अलग है। अपर लिम के ब्लॉक में अगर स्लिंग के साथ बोला चला जाता है तो आप उसको कर सकते हैं, लेकिन लोअर लिम नहीं कर सकते, क्योंकि पेशेंट एम्बुलेट नहीं करेगा जब तक यूरिन पास नहीं करेगा, पेन फ्री नहीं होगा, वॉमिटिंग नहीं करेगा। ये सारी चीज़ों का आपने जेहन में रखना चाहिए। ठीक है। ठीक है। आप लोगों का आने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जिंदगी बखैर फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, मोस्ट प्रोबेबली कल इसी टाइम पे। ठीक है। ओके। अल्लाह हाफिज। ओके।